ओके। एक तुम्हारी काली लिनक्स और दो मेरी विक्टिम्स मशीन। विंडोज मशीन यूज होनी चाहिए, मतलब उनमें से कोई भी दो विंडोज मशीन, चाहे 7 हो 10 हो, अगेन डजंट मैटर, बट विंडोज मशीन होनी चाहिए वहाँ पर कोई एक। बिकॉज हमें डीबगर यूज करना पड़ेगा वहाँ पर। मैं डीबगर भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है डीबगर आपका, वो भी ओके। एक्सप्लेन करूँगा मैं साथ के साथ। तो आपको वहाँ पर उसकी एक एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, कोई भी एक एप्लीकेशन उठाओ जिसके ऊपर आपका चलता हो, राइट। अभी के लिए आप तो वर्ल्ड सर्वर उठा लो, फिर सिंपल आपका जो क्लाउड में की एप्लीकेशन थी वो उठा लो। दोनों के लिए आपके स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, स्टेप्स में कोई वेरिएशन नहीं है। फर्क आपका सिर्फ आपके पेलोड के ऊपर, तो पेलोड के टाइम पे आपको फर्क दिखेगा बस। बाकी आपके जो स्टेप्स रहेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेंगे हर जगह पे ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ कर लेते हैं लॉग इन विद 1 2 3 4, शायद पासवर्ड था। ठीक, फॉरवर्ड। तो मुझे अभी के लिए फिलहाल मैं यही दो मशीन्स को यूज करूंगा। एक तो मेरी विंडोज 10 विक्टिम्स मशीन, और एक मेरी विंडोज 10 डिफेंडर अटैक, सॉरी विक्टिम्स मशीन मान लो। एक कोई विक्टिम की मशीन है, एक कोई अटैकर की मशीन है, ठीक है। पॉइंट क्या है, आप जब बफर ओवरफ्लो टेस्ट करते हो यहाँ पर, तो आपको पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। आपको लेट से पता चले कि आपके विक्टिम के सिस्टम के ऊपर जहाँ पर विंडोज 10 चल रही है अभी, वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मान लो क्लाउड में करके अभी, ठीक है। अगर वहाँ पर क्लाउड में का अगर वहाँ पर क्लाउड में एप्लीकेशन चल रही है विद द वल्नरेबल वर्जन जिसके ऊपर बफर ओवरफ्लो है, उस टाइम पे आपको पहले एक लैब एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है, ताकि आप उस बफर ओवरफ्लो को पहले खुद की साइड पे ट्राई कर पाओ, ठीक है। एंड देन आपको उसके साथ पेलोड भेजना होता है विक्टिम की मशीन के ऊपर। पहले आप बफर ओवरफ्लो को टेस्ट करते हो खुद के लैब सेटअप, खुद के लैब एनवायरनमेंट के अंदर, देन आप विक्टिम की मशीन के ऊपर अटैक करते हो, राइट। तो लैब टेस्टिंग के लिए हमने सिंपल विंडोज 10 यूज किए यहाँ पर अभी के लिए। तो मैं सिंपल डीबगर स्टार्ट कर लेता हूँ। और एक और चीज, आपको डीबगर हमेशा एडमिन परमिशंस के साथ ही स्टार्ट करना होता है। तो मैंने सिंपल प्रॉपर्टीज में ये मॉडिफाई कर दी, इसलिए किसी परमिशंस प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं एडवांस के, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो हर बार मेरा डीबगर एडमिन परमिशंस के साथ ही एग्जीक्यूट होगा वहाँ पर। आपको डिबगर हमेशा एडमिन परमिशन के साथ ही एग्जीक्यूट करना है वहाँ पर, या तो आप फिर इसका एग्जीक्यूट करो करना है एडमिनिस्ट्रेटर, सेम चीज वहाँ पर है, राइट। आफ्टर डिबगर मुझे अपनी क्लाउड में की एप्लीकेशन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी क्लाउड में की एप्लीकेशन यहाँ पर रनिंग स्टेट में है, ठीक है। तो आपका बफर ओवरफ्लो स्टार्ट होता है विद सिंपल स्पाइकिंग, विद सिंपल फसिंग। आपका अगर बफर ओवरफ्लो लोकल है, आपका अगर बफर ओवरफ्लो लोकल है, उस टाइम पे आपको डायरेक्ट फजिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। बट इन केस आपका बफर ओवरफ्लो रिमोटली काम कर रहा है, राइट। आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर रिमोट से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश कर रही है, कोई मान लो कोई इनपुट अगर एक्सेप्ट करती है आपकी एप्लीकेशन रिमोट मशीन से, उस टाइम पे आपको स्टार्ट करना पड़ता है फजिंग से। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं फजिंग के साथ। तो एक मुझे और एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी यहाँ पर। डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर होना चाहिए वॉलनट सर्वर के नाम से। लेट्स गो टू डेस्कटॉप। यहाँ एक सर्वर है वॉलनट सर्वर, ये स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी रनिंग स्टेट में है। पॉइंट क्या है, यहाँ पर मैं इस वॉलनट सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता हूँ विद एनी मशीन इन माई सेम नेटवर्क। बिकॉज यदि लोकल पे काम कर रहा है तो मैं किसी और मशीन के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता हूँ वहाँ पर। उसके लिए बेसिक आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी nc-n। मुझे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है विद द आईपी एड्रेस। आईपी मुझे पता नहीं है विक्टिम मशीन का, इस विंडोज मशीन का। तो आईपी निकाल लेते हैं विद सिंपल cmd आईपी कॉन्फ़िग। मुझे आईपी एड्रेस मिला 1.14 से, कर लो यहाँ पे कॉपी और यहाँ कर दो पेस्ट। आपका जो वर्ल्ड सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 9999 पे काम करता है, राइट। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, लेट मी जस्ट चेक कि मेरी काली लिनक्स की मशीन सेम नेटवर्क में है या नहीं है। शायद ये ब्रिज पे है, अभी मुझे इसे नेट पे स्विच करना पड़ेगा। और ये कमांड करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट ना।
अब मेरे वर्ल्ड सर्वर के साथ यहाँ पर एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, राइट। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ हेल्प, तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिले कि मेरी जो वर्ल्ड सर्वर की जो एप्लीकेशन है वो इन डिफरेंट कमांड्स के लिए इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पर स्टैट्स उनमें से एक है, रन टाइम उनमें से एक है, एल टाइम उनमें से एक है। ये सभी इन कमांड्स, सभी ऑप्शंस आपके इनपुट्स एक्सेप्ट करते हैं, राइट। आपको फजिंग और स्पाइकिंग दोनों के अंदर ही इन सभी कमांड्स, इन सभी कमांड्स को वन बाय वन टेस्ट करना होता है कि आप इन कमांड्स के ऊपर जो यहाँ पे इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कोई मान लो वेरिएबल साइज का जंक भेज के, वेरिएबल साइज का जंक मान लो कुछ भी हो सकता है, लाइक 500 कैरेक्टर्स भेजे आपने, आपने 1000 कैरेक्टर्स भेजे हैं, फिर एक आपने लाइक 1500 1500 कुछ कैरेक्टर्स भेजे एज अ जंक, बट आपको रैंडम साइज इंक्रीज करके वहां पर उस एप्लीकेशन को क्रैश करवाना है और यहाँ पर इनपुट भेज के इन डिफरेंट कमांड्स के थ्रू, ठीक है। तो मैं वन बाय वन ट्राई करूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं स्टैट्स से। मैं स्टैट्स के ऊपर जंक भेजूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 500 कैरेक्टर्स, देन उसको वन बाय वन धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे हम। दैट वाज द पार्ट ऑफ सिंपल स्पाइकिंग और फजिंग, ठीक है। अगेन, इसके लिए आपकी कुछ पाइथन स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो आप, अगर खुद से नोट करना, अगर खुद से क्रिएट करना चाहो तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। अगेन, तो खुद से क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक की कमांड है, उसकी भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, उसके अंदर बेसिक कुछ 3-4 लाइन्स इतनी होती हैं। सिंपल कमांड है, वहां पर एस अंडरस्कोर स्मॉल में आएगा सब कुछ, एस अंडरस्कोर रीड लाइन, एस अंडरस्कोर स्ट्रिंग। आपको यहाँ पर आपके कमांड का नाम देना पड़ेगा कि आपको किस कमांड के लिए वहां पर वेब जंक भेजना है वहां पर, राइट। तो अभी के लिए सिंपल स्टार्ट करते हैं स्टैट्स के साथ, STATS। देन मुझे कितना जंक भेजना है वो चीजें आती है लास्ट में, एस अंडरस्कोर स्ट्रिंग। मैं अभी के लिए यहाँ पर वेरिएबल रखूंगा एक, मैं अगर कोई फिक्स साइज नहीं भेजा, मैं सिंपल वेरिएबल जंक भेजूंगा वहां पर, राइट। उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंगल जीरो यूज कर लेता हूँ कि मेरा कोई फिक्स साइज नहीं है जंक का, मुझे कोई फिक्स साइज यूज नहीं करना, वेरिएबल लेंथ यूज करनी है मुझे जंक की। वो स्टार्टिंग में 2000 भी हो सकता है, उसके बाद वो अप डाउन अपने आप करता रहेगा ये स्क्रिप्ट, राइट। आपका जो जंक है तो स्टार्टिंग में भी 2000 हो सकता है, उसके बाद वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है अपने आप, बट वो सब हैंडल हो जाएगा स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली, राइट। और इसे कर दो सेव विद एनी नेम। मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक फोल्डर ऑलरेडी है विद द बफर। इसे कर लेते हैं डिलीट, मूव टू ट्रैश, और यहाँ एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम बफर। और यहाँ से स्क्रिप्ट को कर दो सेव विद एनी नेम अगेन। मैं सिंपल सेव कर रहा हूँ स्पाइकिंग डॉट एसपीके। एसपीके आपका एक्सटेंशन रहता है स्पाइकिंग स्क्रिप्ट को लेके, राइट। और इसे कर दो यहाँ से सेव, स्क्रिप्ट हो गई सेव। अब आ जाओ वापिस टर्मिनल के ऊपर, एक न्यू टैब ओपन कर लो यहाँ पे। वो आपको एक सिंपल डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। आ जाओ बफर के अंदर, मेरी यहाँ पे स्पाइकिंग स्क्रिप्ट है। आपको स्पाइकिंग स्क्रिप्ट यूज करने के लिए आपको एक बेसिक पहले से लिखी हुई आपको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। आगे मेरे को सिंपल जेनेरिक सेंड टीसीपी, राइट। आपको ये बेसिक मॉड्यूल यूज करना होता है, इसका बेसिक साइज स्ट्रक्चर है। आपको सिंपल यहाँ पर आईपी एड्रेस देना है, किस आईपी पे आपको ये जंक भेजना है, किस पोर्ट पे भेजना है, आपकी लिखी हुई खुद की स्पाइकिंग स्क्रिप्ट। और देन स्किप वेरिएबल, आपको कोई वेरिएबल स्किप करना हो, कोई सिंपल स्ट्रिंग आपको स्किप करने, तो उस चीजों के लिए, उस चीज के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। अभी के लिए सिंपल रखते हैं यहाँ पर जेनेरिक सेंड टीसीपी। हमारा आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस यहाँ से निकाल सकते हो आप। आईपी एड्रेस था 1.14, यहाँ से कर लो कॉपी और यहाँ कर लो पेस्ट। पोर्ट नंबर 9999, एंड देन स्पाइकिंग स्क्रिप्ट स्पाइकिंग डॉट एस पी के, मैं अभी यही लिया था, हमने भी यही फाइल क्रिएट की थी स्पाइकिंग डॉट एस पी के। एंड स्किप वेरिएबल मैं जीरो रखूँगा कि कोई वेरिएबल मुझे स्किप नहीं करना, कोई स्ट्रिंग मुझे स्किप नहीं करना। तो करते हैं एंटर प्रेस। ये यहाँ पर आपके रैंडम आपका वेरिएबल जंक भेजेगा। यहाँ पर 10,000 है, देन 5,000 आ गया अचानक, देन फिर 4,097 आ गया, 96 आ गया, 95 आ गया, फिर 2,048 आ गया अचानक, राइट। आपकी अगर एप्लीकेशन इस वेरिएबल जंक डेटा से क्रैश होती है
अगर आप एप्लीकेशन को वेरिएबल जंक डेटा से क्रैश कर पाते हो, दैट वाज द पार्ट कि आपका जो str है उसकी स्टैट्स कमांड की आपके जो आपको अपने ऑप्शन यूज किया था स्टैट्स, राइट, यहाँ पर बफर ओवरफ्लो चल रहा है, आप अगर एप्लीकेशन को क्रैश कर पाते हो तो। बट पता किस तरह की एप्लीकेशन क्रैश हुई नहीं हुई, हमें यहाँ पर तो कोई एरर मिला नहीं। उस चीज के लिए अगेन आपको एप्लीकेशन को अटैच करना पड़ेगा डीबगर के साथ, ताकि जब भी आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो आपको वहाँ पर इजीली पता चल जाए वहाँ पर उसके लिए। तो डिबगर में आ जाओ वापस और यहाँ फाइल्स के ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है अटैच करने का। आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो एप्लीकेशन की एग्जीक्यूटेबल फाइल को, या आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल अभी रनिंग स्टेट में है उसको अटैच कर सकते हो यहाँ पे। अभी के लिए मल्टीपल फाइल्स एग्जीक्यूशन स्टेट में है, उनमें से एक है आपका वर्न सर्वर, से कर लो अटैच। एप्लीकेशन अटैच हो गई। जस्ट बिकॉज मेरी एप्लीकेशन अभी पॉज्ड स्टेट में है, ये कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगी वहाँ पर, तो मुझे इसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी पॉज्ड से रनिंग में। तो रनिंग के लिए आप या सिंपल शॉर्टकट यूज कर लो या फिर यहाँ आ जाओ डीबग टैब के ऊपर, आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है रन का, राइट, शॉर्टकट है F9, आप इसको भी यूज कर सकते हो। अब मेरी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है। अब अगर मैं मेरी स्पाइकिंग स्क्रिप्ट दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन अगर क्रैश होती है तो मुझे वहां पर वो सिंपल मेरी एप्लीकेशन दोबारा रनिंग स्टेट से पॉज स्टेट में आ जाएगी यहाँ पर, राइट। तो आपको यहाँ टर्मिनल के ऊपर भी दिखेगा कि मल्टीपल कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं, राइट। कुछ वैल्यूज आ रही हैं, कुछ वैल्यूज जा रही है, सिंपल आपको यहाँ भी चीजें दिख जाएंगी टर्मिनल के अंदर भी, यू कैन वेरीफाई दिस वेल। बट अभी तक मेरी एप्लीकेशन की स्टेट चेंज नहीं हुई है, अभी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है। तो आप इसको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चला के देख सकते हो। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन क्रैश होती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज सिंपल आपको बस पाइपिंग स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल का नाम चेंज करना है, बिकॉज ये वेरिएबल मेरा अभी एप्लीकेशन को क्रैश नहीं कर पा रहा विद दिस रैंडम जंप, राइट। अब 512 कैरेक्टर्स हैं, 1023 है, देन 420, देन 240, देन अगेन 32,762 भी भेजे हैं उन्होंने एज अ जंप, राइट। तो आपके वेरिएबल जंप से वहां पर एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही। उस केस में आप सिंपल जो आपका इनपुट वेरिएबल था उसे चेंज करते हो, तो करते हैं पॉज और यहाँ करते स्पाइकिंग स्क्रिप्ट को दोबारा ओपन जी एडिट के साथ, जी एडिट स्पाइकिंग स्क्रिप्ट और एसपीके, और यहाँ पर वेरिएबल करते हैं चेंज स्टैट्स से कोई और वेरिएबल ले लो, अगेन कोई भी उठा लो यहाँ से। बट मुझे पता है इन सबको टेस्ट करने से पहले मैं इनको पहले टेस्ट कर चुका हूँ, बिकॉज तो मुझे पता है कि जो ट्रंकेट के लिए जो वेरिएबल है TRUN, ये मेरा वल्नरेबल है बफर ओवरफ्लो पे, तो मैं डायरेक्टली इसी को उठा रहा हूँ के लिए। बट आप सबको वन बाय वन ट्राई कर सकते हो, राइट। आपको बस चेक करना है कि कौन सा मेरी में से कौन सी कमांड कौन सा वेरिएबल रैंडम जंक को हैंडल नहीं कर पाता और वहां पर एप्लीकेशन भी क्रैश होती, बस आपको आइडेंटिफाई करना है किस वेरिएबल के साथ जब मैंने जंक भेजा आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। मैंने जब जंक भेजा GDOG के साथ तब एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, या फिर HTR के साथ हो रही है, KSTN के साथ हो रही है। आपको बस पता लगाना है कि किस वेरिएबल के साथ मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है जंक भेजने पर, ठीक है। तो मैं सिंपल भी इसको चेंज कर रहा हूँ ट्रन के साथ, और कर दो अगेन स्क्रिप्ट को सेव, स्क्रिप्ट सेव हो गई और दोबारा कर दो एग्जीक्यूट। पहले वेरीफाई कर लेना कि आपका जो डीबगर है वो रनिंग स्टेट में एप्लीकेशन प्रॉपर्ली चल रही है वहाँ, वो चीजें वेरीफाई कर लेना एक बार, और दोबारा कर दो एग्जीक्यूट इस कमांड को, जेनेरिक सेंड TCP IP पोर्ट नंबर स्पाइकिंग स्क्रिप्ट एंड 00, कर दो एंटर प्रेस। आ जाओ यहाँ पर, एप्लीकेशन सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, रनिंग स्टेट में है भी ये, तो चलने दो। ये अपने आप यहाँ पर इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और ये फॉल्ट स्टेट में आ जाएगी, राइट। दिस इज द बेसिक स्पाइकिंग, जहां पर आप वेरिएबल्स को वन बाय वन टेस्ट करते हो, ठीक है। दिस इज बेसिक स्पाइकिंग। देर में तो हो जाना चाहिए क्रैश। कोई नहीं, यहाँ क्रैश नहीं हो रही तो छोड़ो इसको, आ जाओ बेसिक फजिंग के ऊपर। यहाँ क्रैश नहीं हो रही कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरीका और है टेस्ट करने का चीजों को, उस पर आ जाते हैं। ये अगर काम ना करे तो वो ट्राई कर लेना। तो एक यहाँ पर सिंपल एक और टैब ओपन कर रहा हूँ,
टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही। तो यहाँ पर बेसिक मुझे कोड लिखना पड़ेगा अब की बार कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। मैं ये डिफॉल्ट कमांड यूज नहीं कर रहा जेनेरिक सेंड टीसीपी की, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं खुद का पाइथन में कोड लिखूंगा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एंड देन मेरा खुद का जंक भेजने के लिए। राइट, सेम ही चीजें हैं वहां पर, बट मैं इस बार खुद का कोड लिखता हूँ यहाँ पर। सिंपल चलते हैं, इंपोर्ट के साथ मोल में आ जाओ, इंपोर्ट दो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, पहला एसवाई सिस्टम के लिए और दूसरा सॉकेट के लिए। ठीक है, मैं एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। ठीक है, मैं स्लीप को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ अगेन। देन आ जाओ एक वेरिएबल जंक के साथ, जंक इक्वल्स टू, यहाँ रखते हैं सिंपल रन वेरिएबल को, और साथ में मैं कुछ कैरेक्टर्स भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मेरा जो जंक है वो अलग दिखे मुझे। राइट, उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर अलग से वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ कुछ, ताकि मेरा ट्रन मुझे अलग दिखे और मेरा जो जंक आएगा इसके बाद आएगा। राइट, देन मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ये लो, ये कोई भी कैरेक्टर कुछ भी जंक ऐड कर दो, अभी के लिए सिंपल ऐड कर लेते हैं कैरेक्टर ए को। राइट, आपका ये डेटा कैरेक्टर ए, आपको डीबगर में उसकी हेक्स वैल्यूज दिखेंगे, ना कि डायरेक्ट ए, आपको वहां पर उसकी हेक्स वैल्यूज भी दिखेंगी अगेन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल 1000 भेजते हैं, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते रहेंगे हम लोग, वो बात की बात है, बट स्टार्टिंग में मैं स्टार्ट इसको 1000 ए कैरेक्टर्स के साथ भेजूंगा। ठीक है, देन इसके बाद आ जाओ सिंपल बेसिक कि हमें ये भेजना है और इसको इंक्रीमेंट करना है बेसिक। उसके लिए आप अगेन फॉर लूप लगाओ या फिर वाइल लूप लगा लो, बेहतर है वो। मैं सिंपल लगाता हूँ वाइल ट्रू, और इसे कर लो लूप। यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक भी लगा लेते हैं लगे हाथ, ताकि हमें कोई एक्सेप्ट कोई एरर आए तो एरर इजीली दिख जाए वहाँ पर, एरर इजीली हैंडल हो वहाँ पर प्रॉपर। राइट, तो सिंपल करते हैं, एक वेरिएबल ले लो कनेक्शन, अगेन वेरिएबल नेम कोई भी लो, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। सॉकेट डॉट सॉकेट, मैं यहाँ पर यूज करूंगा सॉकेट डॉट ए एफ अंडर स्कोर आई नेट। मुझे IPv4 एड्रेसेस यूज करने हैं विद द पोर्ट नंबर, उसके लिए मैं यूज करूंगा AF अंडर स्कोर आई नेट। ठीक है, फिर सेकंड आएगा आपका TCP कनेक्शंस के लिए। TCP के लिए हम यूज करते हैं सॉक अंडर स्कोर स्ट्रीम, सॉकेट डॉट आएगा यहाँ पर सॉक अंडर स्कोर। ठीक है, नाउ आपको ये जो आपने ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्ट आपने जो क्रिएट किया है कनेक्शन CONN, जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था, इस वेरिएबल के सिर्फ को कनेक्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा वहां पर। और कनेक्ट फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर IP एड्रेस देना पड़ेगा मशीन का। IP एड्रेस क्या था वहां पर 1.14, इसके बाद आता है सिंपल पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर था 9999। राइट, आपको ये वैल्यूज हमेशा डबल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही डालनी होती है। राइट, आपका कनेक्ट फंक्शन डबल राउंड ब्रैकेट्स के साथ ही काम करता है, ये एक कॉमन मिस्टेक्स होती है, हमेशा इसको याद रखना बट लेकिन। राइट, अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, उसके बाद हमें करना है हमारा जंक सेंड। तो आ जाओ सिंपल कनेक्ट सॉरी CONN डॉट सेंड, यहाँ पर मुझे जंक वेरिएबल करना है सेंड। क्लियर, सिंपल। देन आ जाओ कनेक्शन क्लोज करना है मुझे, बिकॉज आप जंक जब सेंड कर दोगे आपको कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ेगा वहाँ पर। अगर क्लोज करना चाहो तो करो, वरना मत करो, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैं जनरली क्लोज करता हूँ, वो बेहतर रहता है ये, कि दोबारा एक्सेस स्टैब्लिश करेंगे हम और दोबारा जंक भेजेंगे हम। राइट, उसके बाद हमें जब जंक इंक्रीमेंट करना है उसको भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं, जंक इक्वल्स टू जंक प्लस, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल्स ऐड कर देता हूँ, ये लोग कैरेक्टर ए को ही ऐड कर लेते हैं इनटू, आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे दे सकते हो, आपको कितने कैरेक्टर्स इंक्रीमेंट करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद 50 कैरेक्टर्स, जैसे अब इसको 100 दो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीमेंट हो गया हमारा जंक, हमारा कैरेक्टर स्टैब्लिश हो गया, हमने जंक को भेज दिया और इंक्रीमेंट भी कर दिया, सिंपल। इसके बाद आ जाओ वापिस एक्सेप्ट के अंदर, एक्सेप्ट ले लेते हैं, ये लो एक्सेप्शन एज एरर। मैं एक्सेप्शन को एरर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं है यहाँ पर। और प्रिंट कर देते हैं लाइक एरर अकर, और साथ में प्रिंट कर देते हैं एरर को। ये लो, दिस इज योर बेसिक पाइथन स्टेप फॉर द बेसिक फॉर्मिंग पार्ट।
ठीक है। इसका अगेन कोई भी नाम दे दो, कंप्लीटली आपकी चॉइस ऑफ क्या नाम यूज करते हो वहाँ पर। अभी के लिए बेसिक दे दो फजिंग डॉट पी वाई, तो कर दो सेव। ये फाइल सेव हो गई। अब इसे करना है हमें एग्जीक्यूट, तो कर लेते हैं एग्जीक्यूट। आप डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट करो, आप पाइथन से एग्जीक्यूट करो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो वहाँ पर, राइट। तो आ जाओ आप बेसिक पाइथन और फजिंग डॉट पी वाई के साथ। ओके, तो हमने ट्रू कंप्लीट गलत ले लिया, आर यू ई, ये छोटा होता है मुझे, इसका स्टार्टिंग का टी बड़ा होता है, ये मिस्टेक थी। ओके, इसे करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट। तो मेरी एप्लीकेशन आ गई पॉज स्टेट में यहाँ पर, एंड यू कैन सी एप्लीकेशन पॉज स्टेट में आ गई। और आपको यहाँ पर कुछ हेडर्स दिख रहे होंगे इस बार यहाँ पर, को विजिबल है, वरना शायद इंक्रीज कर लेते हैं ये लोग। ऑप्शन कहाँ होते हैं, ऑप्शन अपीयरेंस, आ जाओ फॉन्ट टैब के ऊपर वापस, चेंज, और साइज इंक्रीज कर लेते हैं 14 पे। ओके, आई होप अब विजिबल है सबको। आपको बस यहाँ पर सिंपल जंक दिख रहा होगा EAX रजिस्टर के ऊपर, राइट। यहाँ पर आपके कुछ स्ट्रक्चर समझ लो इस बार इसका स्टैक का, देन हम हमारे पास रजिस्टर सब बेहतर रिलेट कर पाओगे कि किस रजिस्टर का क्या काम है वहाँ पर, राइट। तो सिंपल स्टैक के स्ट्रक्चर के लिए मुझे कुछ वैल्यूज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो आ जाओ पेंट के ऊपर वापस, और यहाँ एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं बेसिक, ये लो। तो आप अगर सिंपल स्टैक स्ट्रक्चर की बात करें, स्टैक के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं पहले। स्टैक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सबसे ऊपर आता है आपका सिंपल स्टैक पॉइंटर, जहाँ पर आपके वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती हैं। उसको आप बोलते हो ESP, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर। इसको आप बोलते हो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर ESP। आपके जनरली आपका जो करंट वेरिएबल है जिसके लिए आपकी एप्लीकेशन इनपुट ले रही है, उसका इनपुट आपका इसी पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है ESP के अंदर, ठीक है। इसके नीचे आता है आपका एक और रजिस्टर, दैट वाज योर EBP, एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर। नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, दैट वाज योर EBP, एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर, ठीक। इसे जो सेकंड रजिस्टर है विद द नेम EBP, एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर। यहाँ पर आपके स्टैक का जो बेस एड्रेस होता है, स्टैक का जो बेस एड्रेस होगा, उस बेस एड्रेस का, सॉरी, उस बेस एड्रेस को स्टोर करते हैं EBP के अंदर। बेस पॉइंटर है, नाम ही बता रहा है खुद से, यहाँ पर बेस जो पॉइंटर होगा उसका एड्रेस स्टोर होता है यहाँ पर, राइट। इसके बाद आता है आपका सिंपल EIP, जिसको आप रिटर्न एड्रेस भी बोलते हो, EIP को बोलते हो एक्सटेंडेड इनिशियलाइजेशन पॉइंटर। इसको काफी बार रिटर्न पॉइंटर भी बोला जाता है अगेन। और आपकी एग्जीक्यूशन के लिए यही पॉइंटर आपका रिस्पॉन्सिबल है, राइट। आपका कौन सा प्रोग्राम, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए आपका ये EIP रिस्पॉन्सिबल। वन मोर थिंग, EIP के नीचे आपका बेसिक डेटा आता है आपके एप्लीकेशन का, जो आपकी एप्लीकेशन अभी एग्जीक्यूशन स्टेट में है, उसका डेटा EIP के नीचे आता है, ठीक है। नाउ अब लेट्स से मेरे पास जो वेरिएबल जिसके लिए मुझे इनपुट कलेक्ट करना है एप्लीकेशन को, मान लो वो सिंपल यूजर नेम, ठीक है। आपका यूजर नेम वेरिएबल के लिए आपके एप्लीकेशन को इनपुट कलेक्ट करना है यूजर से, ठीक है। उस टाइम पे आपका जब प्रोग्राम लिखा जाता है, तो हर एक वेरिएबल का एक फिक्स साइज डिफाइन होता है, ठीक है। और वही साइज आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, तो उतना ही स्पेस, वही फिक्स साइज ऑफ स्पेस आपका मेमोरी में भी उस वेरिएबल के लिए अलॉट होता है। वो स्पेस आपका ESP के अंदर होता है जनरली, ठीक है। लेट्स से आपका जो यूजर नेम वेरिएबल था, उसके लिए हमें लेने 50 कैरेक्टर्स, यूजर नेम के लिए हमें लेने हैं 50 कैरेक्टर्स, राइट। तो आपके 50 कैरेक्टर्स के लिए ही यहाँ पर स्पेस रिजर्व्ड है। अगर मोर देन 50 कैरेक्टर्स आते हैं, तो बाकी जो कैरेक्टर्स आएंगे, लेट्स से 54 कैरेक्टर्स आ गए,
ठीक है। तो 50 तो यहाँ आ जाएंगे ESP के अंदर, बिकॉज स्पेस है 50 के लिए, तो राइट। जो एक्स्ट्रा 4 कैरेक्टर्स आएंगे वो कहाँ जाएंगे, नीचे वाले एड्रेस पे, EBP पे। आपका EBP और EIP आपके 4 हेक्स वैल्यूज को हैंडल कर सकता है। इनका जो मैक्स साइज है वहां पर आपके 4 कैरेक्टर्स या फिर आपके 4 हेक्स वैल्यूज जनरली आ सकती हैं। ठीक है ना। दिस इज द बेसिक। आपका स्टैक हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करता है। वन मोर थिंग, आपका स्टैक हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेगा अगर स्पेस की कमी पड़ रही है वहां पर, तो राइट। अगर डेटा ज्यादा आ जाता है तो आपका जो स्टैक है वो नीचे ग्रो करेगा। ESP के अंदर डेटा अगर ज्यादा आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, EBP के पास। अगर इससे भी बात ना बने तो फिर कहाँ आएगा, EIP के पास। ठीक है। अब मान लो आपके यूजर ने डेटा ज्यादा पास कर दिया, उसमें से कुछ वैल्यूज आपकी यहाँ आ गई। लेट्स से मैं सिंपल अभी के लिए ये लाइन यूज कर लेता हूँ। ये स्पेस फुल हो गया है अभी के लिए, सिंपल डिनोट करने के लिए बस सिंपल अभी के लिए लाइन यूज कर लेते हैं। मान लो आपका ये स्पेस हो गया है फुल। ठीक है। अब ये स्पेस तो हो गया फुल। इसके बाद क्या आता है इसके नीचे, EBP। अब आपका जो यूजर डेटा है वो यहाँ पर भी आपका भर दिया जाएगा, यहाँ पर सिंपल EBP के अंदर। ठीक है। बट आपका जो कर्नल है उसे ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपका यूजर डेटा सिस्टम रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस को ओवरराइट करे। आपका ये जो बेस पॉइंटर है, आपका जो EIP पॉइंटर है, उन्हें आप सिस्टम रिजर्व पॉइंटर्स बोल सकते हो कि उन्हें सिर्फ आपकी सिस्टम एप्लीकेशन ही ओवरराइट कर सकती है उनके एड्रेस को, राइट। बट यहाँ पर जो यूजर डेटा आया था उसने ओवरराइट किया है यहाँ पर EBP के एड्रेस को। ठीक है। और वो चीज करने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उस टाइम पे। अब जब करने को पता चला कि यूजर डेटा मेरा EBP को ओवरराइट कर रहा है, फिर कर चुका है, मान लो ओवरराइट कर चुका है, आपका यूजर डेटा EBP को ओवरराइट कर चुका है, उस टाइम पे आपका कर्नल इन दोनों को कर देगा फ्लश। EBP को भी क्लीन कर देगा और ESP को भी क्लीन कर देगा, राइट। अब मान लो कर्नल ने इन दोनों को कर दिया फ्लश, ये दोनों हो गए वापस क्लीन। ठीक है। अब आपका जो EIP पॉइंटर है वो बाय डिफॉल्ट कोई कोई जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, आपका जो EIP पॉइंटर है वो अभी जनरली एक वेरिएबल के लिए, एक वेरिएबल की इनपुट के लिए वेट कर रहा था। ठीक है। अब जब कर्नल ने इसे फ्लश कर दिया तो उसके पास कोई एड्रेस होना चाहिए कि जो इनपुट दिया था यूजर ने वो कहाँ पर स्टोर है। उसके पास कोई एड्रेस नहीं रहा। अब जिस बिकॉज की कर्नल ने यहाँ पे दोनों को फ्लश कर दिया, EBP को भी फ्लश कर दिया और ESP को भी फ्लश कर दिया, और यहाँ पर EIP के पास कोई एड्रेस नहीं बचा कि आपका जो यूजर इनपुट था वो कहाँ पर है, राइट। उस टाइम पे आपका EIP कोई भी जो इनपुट पास होगा डायरेक्टली एप्लीकेशन को, उससे डायरेक्टली एज ए वेरिएबल इनपुट मान के एग्जीक्यूट कर देगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मानता हूँ, सिंपल सिंपल। आपके पास ESP में कुछ वैल्यूज आई, कुछ इनपुट आया, उसने ओवरराइट किया बेस पॉइंटर को। ठीक है। बेस पॉइंटर जैसे ही ओवरराइट हुआ और फिर कर्नल ने दोनों को कर दिया क्लीन, यहाँ पर जो डेटा आया था उसे उड़ा दिया, सिंपल। ठीक है। अब जिसको वो वहां पर इनपुट था यूजर नेम के लिए। ठीक है। अब EIP तो वेट कर रहा है कि यूजर नेम के लिए इनपुट आए, इनपुट आए, इनपुट आए। अब इनपुट आया, कर्नल ने कर दिया फ्लश, अब कोई इनपुट नहीं बचा। उस टाइम पे आपका जो भी इनपुट पास होगा एप्लीकेशन को, लेकिन एक वैलिड लोकेशन के लिए, लोकेशन और ESP की ही होनी चाहिए। एक और चीज, लोकेशन आपके ESP की ही होनी चाहिए, या फिर आपके किसी भी वैलिड पॉइंटर की होनी चाहिए, लेकिन वैलिड पॉइंटर भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का ही होना चाहिए, राइट। आपको वहां पर एक वैलिड पॉइंटर का एड्रेस देना होता है कि इस एड्रेस पे, एप्लीकेशन के इस पॉइंट, इस एड्रेस पे एक कोई वेरिएबल है, कोई इनपुट है, आप उससे जाके कलेक्ट कर लो। बिकॉज आपको अगर कोई फंक्शन कॉल करना है, मान लो आपका डेटा, आपका यूजर नेम किसी और फंक्शन के अंदर स्टोर है। हम जनरली फंक्शन यूज करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, फंक्शन ए, फंक्शन बी। ठीक है। आप वहाँ पर एट्रीब्यूट्स पास करते हो। तो मुझे अगर मान लो कोई एडिशन के लिए फंक्शन है, दो फंक्शन मान लो, एक एडिशन के लिए है और एक मेन फंक्शन है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी मेन फंक्शन के साथ। ठीक है। मेन फंक्शन में मैंने कॉल किया है अपने एडिशन फंक्शन को, तो मैं वहां पर दो वैल्यूज पास करूंगा। या तो अगर मैं पास नहीं कर रहा हूँ
तो मैं उस एडिशन फंक्शन के अंदर ही दो वेरिएबल स्टोर करूंगा विद द नेम ए और बी, और उनकी वैल्यूज वहीं पर असाइन करूंगा या फिर एज ए इनपुट लूंगा वहां पर। ठीक है, अगर आपका इनपुट यहाँ पर फ्लश हो गया है उस टाइम पर आप वहां पर कोई और लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि जो वेरिएबल ए था इसकी वैल्यू, इसका जो इसकी जो वैल्यू है, जो वेरिएबल ए था उसकी वैल्यू किसी और लोकेशन पे स्टोर है, वहां से जाके उठा लो और फिर इनको ऐड कर दो ए और बी को। या तो आप इनपुट दो, अगर इनपुट नहीं दे रहे हो तो कोई और एड्रेस स्पेसिफाई करो जहां पर आपका इनपुट, जहां पर आपका डेटा स्टोर हो। सिंपल, आपको अगर डेटा का एड्रेस देना पड़ेगा कि डेटा यहाँ पर स्टोर है, वहां से ले लो एज ए इनपुट, या फिर आप खुद से यूजर से इनपुट मांगो। दो ही केस बनते हैं, या तो आप खुद से, यहाँ जाओ वापिस, एक और टैब ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब लेट्स से मैंने कोई सिंपल फंक्शन कॉल किया, इसके लिए सिंपल मान लो ना, एक एडिशन फंक्शन है कोई ए और बी के लिए। ठीक है, अब या तो आप यहाँ पर इनपुट लो यूजर से, एंटर वैल्यू फॉर वेरिएबल ए, ठीक है, इसे स्टोर कर दो ए के अंदर, या तो आप यहाँ से इनपुट लो, या फिर आप कोई और फंक्शन मान लो अभी यहाँ पर, लाइक रिकॉर्ड्स मान लेते हैं अभी के लिए। रिकॉर्ड्स तो जो कोई सिंपल फंक्शन है रिकॉर्ड आपका, यहाँ पर आपके वेरिएबल ए के अंदर कुछ डेटा स्टोर है। ठीक है, अब या तो आप यूजर से इनपुट लो और वो पास करो इस वेरिएबल ए को एडिशन के लिए, या फिर आप इस एक की जो रिकॉर्ड यहाँ पर, इस ए का जो एक वस्तु यानी जो वैल्यू स्टोर हुई है वेरिएबल ए के अंदर, या फिर आप इसकी लोकेशन दो कि ये वेरिएबल ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर है। मेमोरी लोकेशन अगेन कुछ भी हो सकती है, मान लो वहां पर अभी के लिए स्लैश 0x0 मान लो, या 0x अभी के लिए कुछ भी मान लो, लाइक 45654565 अगेन। ठीक है, या तो आपकी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी या फिर आपको वहां पर इनपुट पास करना पड़ेगा। बट इनपुट तो हमारे कर्नल ने कर दिया, तो इनपुट तो हमारे पास है नहीं। उस टाइम पे हम यहाँ पर कोई एक वैलिड डेटा का मेमोरी एड्रेस पास करते हैं कि आपका जो डेटा, आपको जो इनपुट चाहिए, आपका वो इनपुट यहाँ पर स्टोर है, जाके उठा लो बस। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये EIP पॉइंटर आएगा इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे अभी के लिए कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता। आप बस कोई भी ऐसे ही रैंडम, रैंडम तो नहीं कर सकते, बिल्कुल एक वैलिड एड्रेस ही होता है वो, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता जनरली, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है जनरली। ठीक है, आप यहाँ से सिंपल ये एड्रेस पास करोगे बट यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे ही EIP यहाँ पर आया उसने चेक किया कि यहाँ पर डेटा है या नहीं है। अब उससे अगर यहाँ पर डेटा नहीं मिला मान लो, उस टाइम पे आपका EIP अगेन इनपुट के लिए वेट करेगा, और यहाँ पर हम अपना पेलोड पास करके हम उसे एक वैलिड एड्रेस देंगे कि हमारा जो डेटा है वो वहां पर स्टोर है, जाके उठा लो। वो जैसे ही उस एड्रेस पे जाएगा, वो आपका EIP जैसे ही स्पेसिफिक एड्रेस पे आया उसने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पर कुछ डाटा है या नहीं है। अगर यहाँ पर मान लो कोई डेटा नहीं होता, ठीक है, उस टाइम पे वो हमारे इनपुट के लिए वेट करेगा वहां पर। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो भी डेटा होगा उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन लगा दो खुद से कि आपका EIP आपसे इनपुट दोबारा मांगे, या फिर आप पहले ही इस स्पेसिफिक लोकेशन पे, आपका पेलोड पास कर दो, राइट? या तो आप पहले ही स्पेसिफिक लोकेशन पे आपका पेलोड पास कर दो, या फिर आपको वहां पर इनपुट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट को फंक्शन कॉल करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको कोड बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है असेंबली लैंग्वेज पे जाके। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे आपका पॉइंटर आए यहाँ पर, आप वहां पर डायरेक्टली आपका पेलोड पास कर दो। यहाँ पर जो डाटा था उसे वो हो जाए ओवरराइट, उसकी जगह क्या आ जाए, मेरा पेलोड। राइट, अभी EIP यहाँ पर आए इस एड्रेस पे, उसे क्या मिला, मेरा पेलोड। वो पेलोड कर देगा डायरेक्टली एग्जीक्यूट। और पेलोड मान लो कुछ भी हो सकता है वहां पर, अगेन वो आपका कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए भी हो सकता है, और आपका रिवर्स कनेक्शन के लिए भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पर पेलोड वेरी करता है बस लोकल बफर ओवरफ्लो में और रिमोट बफर ओवरफ्लो में, राइट? कि आप पेलोड क्या पास कर रहे हो वहां पर, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके स्टेप्स बिल्कुल सेम रहते हैं।
आप अगेन ESP को पुल करते हो जंक भेज के, EBP को ओवरराइट करते हो ताकि कर्नल इन दोनों को फ्लश करे। तब EIP के पास जाने के लिए कोई एड्रेस ना हो, तब हम वहां पर एक स्पेसिफिक उसको वैलिड एड्रेस दें। इनमें से कोई एक अगेन उसको कोई एक वैलिड एड्रेस दें। अब जैसे आपका EIP वहां आएगा, उससे पहले हम वहां पर जो भी डेटा होगा उसे कर देंगे ओवरराइट विद आवर पेलोड, ताकि डायरेक्टली हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो वहां पर। बेसिक, दिस इज द बेसिक बफर ओवरफ्लो। सिंपल फ्लड करना है चीजों को, ESP और EBP को, कर्नल उन्हें फ्लश करेगा। फ्लश करने के बाद EIP के पास कोई एड्रेस नहीं बचेगा, ये EIP के पास कोई डेटा नहीं है बिकॉज ESP के अंदर, तो वो कोई और वैलिड एड्रेस पूछेगा कि मुझे कहाँ जाना है बताओ, यहाँ तो कोई डेटा नहीं है मेरे पास। उस टाइम पे हम उसे एक वैलिड एड्रेस देंगे लाइक दिस वन, राइट। आपका जो EIP है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर डेटा ढूंढेगा, उसे यहाँ पर भी डेटा नहीं मिलेगा तो वो इनपुट मांगेगा, लेकिन इनपुट मांगने से पहले ही हम उसे डेटा दे देंगे विद अवर पेलोड, राइट। हम पहले ही यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स होंगे उससे ओवरराइट कर देंगे विद अवर पेलोड, बेसिकली सिंपल, राइट। और हमारा पेलोड हो जाएगा एग्जीक्यूट। अब पेलोड किस चीज के लिए है, चाहे वो कैलकुलेटर के लिए हो, चाहे रिवर्स इंजन रिवर्स कनेक्शन के लिए हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपका पेलोड वहां पर एग्जीक्यूट होगा डायरेक्टली। दिस इज बेसिक बफर ओवरफ्लो, राइट। और आपका बेसिक बफर ओवरफ्लो स्टार्ट होता है बेसिक फजिंग के साथ, जहाँ पर आपको सिंपल जंक भेजना है और चेक करना है कि स्पेसिफिक फंक्शन वहां पर एप्लीकेशन को क्रैश कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रैश तो कर पाए, बट मुझे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं मिले कि कितना जंक गया है वहां पर। तो यहाँ पर एक सिंपल प्रिंट कमांड और इंसर्ट कर देते हैं, प्रिंट। मैं अभी के लिए सिंपल वेरिएबल्स यूज कर लेता हूँ, वेरिएबल्स को बाद में यूज करेंगे। सिंपल स्ट्रिंग यूज कर लो पहले, लाइक जंक इक्वल्स टू, मैं सिंपल ये लाइन प्रिंट करूंगा यहाँ पर विद str। मुझे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग डेटा है, मैं कंकेटिनेट कर रहा हूँ सिंपली, मुझे str लेना पड़ेगा वहां पर, राइट। मैं लेंथ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जंक के लिए, और ये हो गया सिंपल। इसे कर दो अगेन सेव, इसे कर लो अगेन रीस्टार्ट, यस। एप्लीकेशन स्टेट को चेंज कर देते हैं रनिंग में। अब अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ स्पेसिफिक प्रोग्राम को, इस बेसिक प्रोग्राम को, python fuzzing.py, एंटर प्रेस, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ 21,410 कैरेक्टर्स का जंक गया है। बट इतना जंक तो नहीं जाता वहां पर, उससे पहले मुझे एक स्लीप फंक्शन और कॉल करना पड़ेगा। इसको अगेन रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट रनिंग स्टेट, जहाँ पर एक स्लीप फंक्शन एक बार और कॉल कर लेते हैं, प्रिंट से बाद में कॉल कर लेंगे। ये लो स्लीप, मैं यहाँ पर 1 सेकेंड का डिले ऐड करूंगा कि एक, जब भी मेरा जंप जाए उसके बाद 1 सेकेंड का डिले हो वहां पर, उसके बाद मेरा नेक्स्ट जंप जाए, ताकि मैं यहाँ पे चीजों को चेक कर पाऊँ साथ के साथ, राइट। आ जाओ वापिस और यहाँ कर दो एग्जीक्यूट python fuzzing.py। हमने इसकी स्टेट चेंज नहीं की, स्टेट रनिंग, जो पहले ही क्रैश हो गया। यहाँ पर मुझे कोई आउटपुट तो नहीं मिला, फिर प्रिंट जंप str सब सही है, जंप इंप्लीमेंट हो चुका है, ट्राई हो गया, लूप हो गया, सब तो सही है। एक सेकंड, फिर नीचे कर लेते हैं। अटैच, पीछे गया वॉल्यूम सर्वर, अटैच अगेन और चेंज द स्टेट, रनिंग में आ गया, ठीक है। दोबारा करते हैं एग्जीक्यूट इसको, python fuzzing.py, जंप जा रहा है 1110 1200, तो मेरी एप्लीकेशन अभी भी रनिंग स्टेट में है। ये जैसे ही क्रैश होगी मैं वहां पर कमांड को टर्मिनेट कर दूंगा, पॉज स्टेट, और इसे यहाँ कर दो क्लोज, राइट। तो मेरे पास अराउंड लाइक 2400 कैरेक्टर्स का जंप गया है। मैं सिर्फ अप्रोक्स कर सकता हूँ यहाँ पे, मुझे एक्यूरेट यहाँ पर
जंक कितना गया पता नहीं है अभी के लिए, मैं सिर्फ वहाँ पे अप्रोक्स बता रहा हूँ। 2400 के आसपास का साइज का जंक गया है मेरे पास से अभी, ठीक है। और इसने मेरी एप्लीकेशन को कर दिया क्रैश। बेसिक एप्लीकेशन स्टेट चेंज हो गई, पोस्ट में आ गया एप्लीकेशन, ठीक है। इसे अगेन रिस्टार्ट कर लेते हैं, वापस आ जाओ, अटैच कर लो एप्लीकेशन को यहाँ पर, वर्ल्ड सर्वर अटैच, स्टेट चेंज कर लो रनिंग में। यहाँ कोड थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। अब की बार एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आप इस पूरे कोड को कर लो कॉपी, और यहाँ एक नई फाइल क्रिएट कर लो विद द सेम कोड बट विद अ डिफरेंट नेम। इस बार मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम रखूंगा offset डॉट पी वाई, तो कर दो इसको सेव। ऑफसेट आपका जनरली ESP का जो साइज होगा प्लस में आपका EBP का जो साइज है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो ऑफसेट। ऑफसेट आपका ESP का साइज प्लस में EBP का साइज, ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको आप बोलते हो ऑफसेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑफसेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। EBP का साइज हमें पता है कि ये सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही ले सकता है, लेकिन हमें EBP का साइज तो पता है, ESP का साइज हमें नहीं पता, हमें यही पता लगाना है, राइट। उसके लिए बेसिक सिंपल हमें जहाँ पर जंक भेजना पड़ेगा, बट इस बार मैं सिंपल जंक नहीं भेजूंगा कैरेक्टर्स ए का, वरना मुझे गिनती करनी पड़ेगी कि कितने कैरेक्टर्स पहुंच गए वहां पर, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर मुझे कोई कहे कि 2500 एज को काउंट करो और फिर बताओ कि कितने एज पहुंचे वहां पे, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट करूँ प्रॉपर कैरेक्टर्स का, और फिर वो पास करूँ आगे मेरे जंक के रूप में, राइट। पैटर्न क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल मिलता है मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क की तरफ से। अगेन जस्ट गो विद द कमांड MSF हाइफन पैटर्न अंडरस्कोर क्रिएट। आपको बस यहाँ पर लेंथ स्पेसिफाई करनी है कि आपको किस लेंथ का पैटर्न चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली आपके लिए पैटर्न क्रिएट करके दे देंगे आपको, राइट। तो हमारा साइज क्या था, 2400, 2410 ले लो, ये लो, और कर लो एंटर प्रेस। आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न के साथ जंक मिला है, इसे कर लो कॉपी, और अब की बार हमें ये पैटर्न, ये डेटा पास करना है एज अ जंक, राइट। आ जाओ वापस कोड के अंदर, हमें यहाँ पे हमारा पैटर्न लिखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इस बार एज नहीं भेजने, मैं एज की जगह मेरा जंक भेजूंगा यहाँ पर, स्पेसिफिक जंक, ठीक है। मुझे कुछ लाइंस ऑफ कोड भी यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। लाइक अगर बात करूँ तो मुझे एक जंक को इंक्रीमेंट भी नहीं करना, इसे भी उड़ा दो। मुझे इसकी लेंथ भी प्रिंट नहीं करनी, इसे भी उड़ा दो। स्लीप फंक्शन भी कॉल नहीं करना, इसे भी उड़ा दो। बेसिक, और कर दो यहाँ पर सेव। मैं सिंपल मेरा जंक भेजूंगा वहां पर, ठीक है। तो कर दो इसे सेव, और यहाँ कर दो एग्जीक्यूट पाइथन फजिंग डॉट पी वाई, राइट। एक और फंक्शन कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, sys डॉट एग्जिट। ये एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा जो एग्जिट फंक्शन है वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, और मेरा प्रोग्राम अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा मतलब। तो करते हैं फंक्शन को कॉल, तो कर दो एंटर प्रेस। उप्स, हमने गलत फंक्शन कॉल कर लिया वहां पर। आपको वहाँ फजिंग डॉट पी वाई कॉल नहीं करना, आपको कॉल करना है वहां पर ऑफसेट डॉट पी वाई को, राइट। लेट मी जस्ट चेक कि हमारी एप्लीकेशन अभी सही है। एप्लीकेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं, रनिंग स्टेट में है वो। और यहाँ कर लो ऑफसेट को फॉरवर्ड। ऑफसेट का हमारा जो जंक था हो गया यहाँ पे। एप्लीकेशन की स्टेट अगेन चेंज हुई। अब मैंने बताया था कि आपका ESP फुल हो गया अगर, तो डेटा कहाँ जाएगा, EBP के अंदर। और अगर EBP भी फुल हो गया तो डेटा कहाँ जाएगा आपका, EIP के अंदर, राइट। अब मुझे यहाँ पर बेसिक EBP के अंदर कुछ डेटा दिख रहा है, EIP के अंदर कुछ डेटा दिख रहा है साथ ही साथ। तो यहाँ पर जो एड्रेस है इसे कॉपी कर लो, 6F4337 6F, ठीक है। और यहाँ कर लो एक प्रोग्राम के साथ पेस्ट। आपको यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है अगेन। आपने कॉल किया था मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क पैटर्न क्रिएट के लिए, बट इसमें मुझे क्रिएट नहीं करना, मुझे ऑफसेट को आइडेंटिफाई करना है। अपने खुद के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये अपने आप आपको ऑफसेट भी निकाल के देते हैं। ये पैटर्न हमने क्रिएट किया था, तो आप हमें बस एड्रेस बताओ कि EIP के ऊपर या फिर EBP के ऊपर क्या स्पेसिफिक डेटा आया है, वो एड्रेस हमें पास करो, और हम आपको बताएंगे कि क्या ऑफसेट है वहां पर, राइट। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यूज करना है -Q, वो है स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे एंटर करने के लिए।
यहाँ पर EIP का एड्रेस दो, EIP के ऊपर जो डेटा है या तो ये पास करो वहां पर, या फिर आपके EBP के ऊपर जो डेटा है वो पास करो। यहाँ पर दोनों सेम ही है काफी हद तक, राइट। तो आ जाओ वापिस यहाँ पर EIP के ऊपर 6F43376F। तो एड्रेस वहां पर डेटा क्या था, 6F43376F, राइट। और कर दो एंटर प्रेस। तो मुझे यहाँ पर ऑफसेट का साइज क्या मिला, 2002। अब 2002 का मतलब क्या है वहां पर, अगर बात करूं ऑफसेट की, तो 2002 मिला है मुझे, लेकिन उनमें से 4 कैरेक्टर्स आपके EBP के हैं। आपके 4 हेक्स वैल्यूज वहां पर EBP की हैं। तो इसमें से कर दो 4 माइनस, कितना मिला, 1998। आपका ESP का साइज क्या है वहां पर, 190, सॉरी 1998। दिस वाज द साइज फॉर योर ESP। टैग पॉइंटर का साइज है 1998, ठीक है। आपका ये ऑफसेट मैटर करता है, बिकॉज हमें सिंपल EIP को कंट्रोल करना है, बिकॉज हमारा EIP ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो हमें इसे बस इसे कंट्रोल करना है। हमें EBP से ESP से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस EIP को कंट्रोल करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। दिस इज बेसिक ऑफसेट। आपको ऑफसेट मिल गया यहाँ पर 2002, क्लियर है। अब प्रोग्राम को अगेन कर लो यहाँ पे कॉपी। तो मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर अब की बात, विद द नेम बैड कैरेक्टर्स। इस पर फाइल का नाम दे दो बैड कैरेक्टर्स डॉट पी वाई, कर दो सेव। पॉइंट क्या है, आपका डेटा जनरली हेक्स वैल्यूज में जाता है, ठीक है। आपका डेटा जनरली आपको यहाँ पर डीबगर के अंदर आपको हेक्स वैल्यूज में मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पर कुछ ऐसी हेक्स वैल्यूज भी हैं जो कि आपका कर्नल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राइट। अब कुछ ऐसी हेक्स वैल्यूज भी हैं जो क्योंकि आपका कर्नल आपको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देता। उनमें से एक है आपका /x00, जो कि आप नल पॉइंटर के लिए यूज करते हो। और अगर वो जाता है एप्लीकेशन के अंदर, तो इजीली आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी, वहां पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज वो नल वैल्यू है वहां पर, राइट। तो आपको इस टाइप के बैड कैरेक्टर, इस टाइप के बैड हैक्स वैल्यूज को एलिमिनेट करना होता है आपके पेलोड के अंदर से। ऐसा ना हो कि आपने जो पेलोड वहां पर भेजा है, EIP के पास जो पेलोड आपने भेजा है, उस पेलोड के अंदर आपके नल कैरेक्टर्स आ जाएं और आपकी टर्मिनेशन वहीं पर क्लोज हो जाए, आपकी एप्लीकेशन वहीं पर क्रैश हो जाए, क्लोज हो जाए अपने आप, आपको रिवर्स कनेक्शन ना मिले, आपका पेलोड एग्जीक्यूट ना हो वहां पर, राइट। तो उसके लिए हमें ये बैड कैरेक्टर्स, ये बैड हैक्स वैल्यूज वहां से रिमूव करने पड़ेंगे, राइट। अब या तो आप खुद से सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन लिख लो, या तो आप सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन लिख लो, लाइक /x00, देन आता है /x01, देन /x02, /x03, सबको लिखना पड़ेगा आपको वन बाय वन, 00 से लेके FF तक आपको वन बाय वन सबको लिखना पड़ेगा। या फिर आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लो बैड कैरेक्टर्स के लिए, आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाती है इन कैरेक्टर्स की। तो खुद से लिखने से बेहतर है कि आप सिंपल गूगल सर्च कर लो बैड कैरेक्टर्स को लेके, फिर कोई ना कोई लिंक मिल ही जाएगा आपको। ये लो, यहाँ से उठा लो ये पूरी लिस्ट अप टू FF से कर लो कॉपी और यहाँ कर दो पेस्ट। 00 को मैं रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है ये बैड कैरेक्टर होता है, हमेशा ही होता है ये बैड कैरेक्टर /x00। तो सबको इसे तो हमेशा रिमूव करना ही करना है, और कुछ करो ना करो वो अलग चीज है, बट ये तो करना ही करना है, हमेशा करना है। अब इसे कर दो सेव। अब मुझे ये मेरी जो हैक्स वैल्यूज हैं, मुझे ये पास करना पड़ेगा, मुझे ये हैक्स वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी मेरी एज अ जंक, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि इनमें से कौन सी हैक्स वैल्यू या तो वहाँ पर मिसिंग होगी। आपके जो भी बैड कैरेक्टर्स होंगे वहां पर, या तो वो मिसिंग होंगे, या फिर उसके बाद का जो पैटर्न होगा आपको वो पैटर्न ऊपर नीचे दिखेगा, राइट। या तो वहां पर कुछ और डेटा दिखेगा, आपको कुछ और मिलेगा। मान लो मैंने भेजा 05 को, ठीक है, या तो आपको वहाँ पे 05 दिखेगा नहीं, इसके जगह कुछ और मिलेगा, आपको मिलेगा 04, फिर मिलेगा 06 डायरेक्टली, 05 के जगह आपको कुछ और ही मिलेगा वहां पर। ये तो ये केस बनता है। या फिर आपको 05 के बाद जो कैरेक्टर्स थे वो सभी मिसिंग दिखेंगे, राइट। तो वो केस भी बनता है। इसके लिए आपको सिंपल चेक करना पड़ेगा वन बाय वन चीजों को। तो इसे कर लो अगेन यहाँ पर सेव,
और यहाँ करते हैं एग्जीक्यूट, बट उससे पहले इसकी स्टेट कर लो चेंज, रिस्टार्ट, यहाँ कर लो एग्जीक्यूट, रनिंग स्टेट में है। अब यहाँ कर लो इसको एग्जीक्यूट, पाइथन ऑफसेट, सॉरी पाइथन बैड कैरेक्टर डॉट पी वाई को, क्या हो गया इसको, पाइथन बैड कैर डायरेक्टरी, पाइथन बैड कैरेक्टर्स डॉट पी वाई से करते हैं एग्जीक्यूट यहाँ पर। राइट, हमारा जंक गया होगा एप्लीकेशन के ऊपर, तो मेरा जंक यहाँ पहुंचा होगा। अब आ जाओ वापिस ESP के ऊपर, और यहाँ कर लो राइट क्लिक और कर लो फॉलो इन डम। क्या जंक नहीं पहुंचा, एप्लीकेशन अभी भी रनिंग स्टेट में मेरे पास तो। ओके, एक सेकंड, वेयर इज बैड कैरेक्टर्स डॉट पी वाई, सब कुछ सही तो है, जंक गया, क्लोज हुआ, सब सही है। अगेन सेव। आपका जब ये आपके एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट ना हो, उस टाइम पे आपको डिबगर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। डिबगर के अंदर से रिस्टार्ट करने में आपको ये दिक्कतें आती हैं जनरली, तो जनरली आपको डिबगर पूरा क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। आप अगर डिबग से रिस्टार्ट कर रहे हो, इस ऑप्शन से अगर रिस्टार्ट करते हो, तो आपको इस टाइप के एरर्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। तो उस टाइम पे डिबगर को पूरा क्लोज करो और फिर दोबारा ओपन करो, और देन अगेन आपको एप्लीकेशन अटैच करनी पड़ेगी यहाँ पर। स्टेट रनिंग आ गई अगेन। अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट, पाइथन बैड कैरेक्टर्स डॉट पी वाई, एग्जीक्यूशन कंप्लीट। और यहाँ मेरी एप्लीकेशन अभी भी सेम स्टेट है। एप्लीकेशन को क्रैश होना चाहिए था वहां पर। ओके, एक काम करो, सारी एप्लीकेशन को उठा लो, वहीं चलते हैं वापस विंडोज मशीन के ऊपर, सब कुछ यहाँ से छोड़ दो। लोकल पे ही काम कर रहे हैं ना हम तो वैसे भी। तो यहाँ से कर लो कॉपी, और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट फोल्डर के अंदर। डेस्कटॉप पे आ जाओ, यहाँ ऑलरेडी है स्क्रिप्ट, या तो ये एग्जीक्यूट कर ले या फिर खुद से लिख लेना, सेम ही चीज़ें हैं वो भी। न्यू फोल्डर विद द नेम बफर, कर लो ओपन। यहाँ एक नोटपैड फाइल ओपन कर लो। मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड ठहरो, ड्रैग एंड ड्रॉप काम करवाते हैं पहले तो। ठीक है, ये सारे कोड आ गए यहाँ पे। अब इसे कर लो, डाउन तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर लो ये, इसे कर लो मैक्सिमाइज। ठीक है, मैं बेसिक यहाँ से ही कोड एग्जीक्यूट कर लूँगा, बिकॉज लोकल बफर ओवरफ्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे वहाँ पर। लेकिन वॉलनट सर्वर का तो रिमोट था, ये भी काम।
में यहीं से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। चेंज, दोबारा ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने की। पाइथन बैड कैश डॉट पी वाई। वैसे ही काम करता है। ऑलराइट, तो इन केस आपके बैड कैरेक्टर्स अगर क्लैश ना कर पाए, बेसिक चीज, सो अगर क्लैश ना कर पाए आपके बैड कैरेक्टर्स, तो या तो आप यहाँ पर जो आपका हेक्स डंप है यहाँ पर इस स्पेसिफिक टैब के अंदर आपका कैरेक्टर्स को टेस्ट कर लो, तो चेक कर लो कि वो कैरेक्टर्स कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर यहाँ भी ना दिखे, यहाँ भी कुछ डेटा ना दिखे आपको, उस केस में सिंपली ये मान लो कि कोई बैड कैरेक्टर है ही नहीं अदर देन दिस 00, राइट। आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा, कोई एप्लीकेशन का कोई बैड कैरेक्टर नहीं होगा, तो क्या एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी वहाँ पर, बिकॉज एप्लीकेशन तभी क्रैश होगी जब वहाँ पर बैड कैरेक्टर्स होंगे, राइट। और आपका अगर ऑफसेट साइज यहाँ पर ज्यादा होगा बैड कैरेक्टर्स के साइज से, तो वहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, वहाँ पर कोई बैड कैरेक्टर नहीं होगा तो, राइट। बट इन केस मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ 00 को इन माई बैड कैरेक्टर्स लिस्ट, मैं अगर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ऑफसेट में 00 को, वाइज करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक बार /x00, तो मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे क्रैश भी होगी और मुझे वहाँ पर कैरेक्टर्स की लिस्ट भी दिखेगी। अब की बात हो, ओके, इसके लिए 00 का बैड कैरेक्टर नहीं बता रहा ये तो, वरना इसे क्रैश होना चाहिए। एक सेकंड ठहरो, मैं एक और एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेता हूँ साथ के साथ, हमारा क्लाउड में की एप्लीकेशन जो थी इसे टेस्ट कर लेते हैं साथ साथ। इसे कर लो अटैच क्लाउड में, स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, फोर स्टेट से रनिंग स्टेट में ले आओ इसको, और यहाँ एक सिंपल प्रोग्राम है बफर के अंदर आपका बैड कैरेक्टर तो डिवाइस से थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लाउड में वो लोकल एड्रेस पर ही काम करता है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। बस यहाँ पर आपका आईपी एड्रेस चेंज करो, 1.14 जो है इसे चेंज कर दो थोड़ा सा 127 के लिए, और जो पोर्ट नंबर है 9,999 इसे चेंज कर दो आपका पोर्ट नंबर 8,888 पे, तो आपका क्लाउड में 8,888 पर ही काम करता है। मैं अगर इसे करता हूँ एग्जीक्यूट एक बार के लिए टर्मिनल के साथ, सीएमडी ओपन कर लो, यहाँ करते हैं सीडी, डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा पहले, डेस्कटॉप एंड बफर, यहाँ मेरी फाइल है बैड कैरेक्टर्स डॉट पी वाई के नाम से, एक और फोल्डर है क्या, हाँ एक और फोल्डर है, यहाँ मेरी फाइल है बैड कैरेक्टर्स डॉट पी वाई, से करते हैं एग्जीक्यूट। मेरे बैड कैरेक्टर्स यहाँ आने चाहिए,
जनरली ऐसा नहीं होता कि आप बैड कैरेक्टर्स को भेजो और वो एप्लीकेशन क्रैश ना हो आपकी। मिस्टेक ना कर रहे हैं बस। ये भी रिमूव करते हैं, ट्रंकेट को भी रिमूव कर दिया, जंक सिंपल रखा है। सब कुछ सही है यहाँ पे। स्लीप हम कॉल नहीं कर रहे, इसको भी उड़ा दो। आई डोंट नो कि हुआ कैसे, एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं मशीन को, 1 सेकंड रुको बस। तो गाइस यहाँ पर तो कोई भी कैरेक्टर के साथ में एप्लीकेशन ना ही तो क्रैश हो रही है और ना ही यहाँ पर मुझे कुछ लिस्ट आउट कर दी। और प्रॉब्लम आपका एक यहाँ पर अगर आपके कैरेक्टर्स के साथ आपके एप्लीकेशन अगर क्रैश होती है, कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, अगर वो किसी भी कैरेक्टर को अलाउ नहीं करती यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए, तो अभी चाहे 0-0 हो, चाहे आपका 0A हो, 0B हो, डजंट मैटर। बट अगर इनमें से कोई भी आपकी हेक्स वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आपको एरर दे सकती है, तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन जरूर क्रैश होगी वहां पर। अभी के लिए कोई एप्लीकेशन टेस्ट नहीं हो रही, तो हम एक काम करेंगे, हम लोग अपना पेलोड क्रिएट करेंगे, तो वहां पर इनमें से कोई भी लिस्ट आउट नहीं करेंगे, हम बैड कैरेक्टर्स को लिस्ट आउट ही नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको बैड कैरेक्टर वहाँ पर लिस्ट आउट करने पड़ते हैं। ये बैड कैरेक्टर्स है मेरे पास और मुझे ये एक्सक्लूड करने हैं मेरे पेलोड की लिस्ट से। आपका जब पेलोड कन्वर्ट होगा वहां पर हेक्स वैल्यूज में, उस टाइम पे आपको वो वैल्यूज एक्सक्लूड करवानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम एक्सक्लूड नहीं करवाएंगे, बिकॉज किसी से भी एप्लीकेशन आई तो क्रैश हो रही है
और ना ही मुझे वहाँ पे कोई एबनॉर्मल एक्शन दिख रहा है वहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर। पर जनरली क्रैश होती है इनमें से कोई ना कोई एक हेक्स कोड के साथ तो, बट क्रैश नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं वापिस। अब आपका जब आपको बैड कैरेक्टर्स कोई नहीं मिला मान लो, ठीक है, उस केस में बैड कैरेक्टर्स निकालने के बाद आपको सिंपल ऑफसेट मिल गया। यहाँ पर ईएसपी का साइज था 200, सॉरी ईएसपी का साइज था 1994, प्लस में 4 कैरेक्टर्स किसके थे, ईबीपी के। ऑफसेट साइज क्या था 2002, आपको ऑफसेट मिल गया। आपको जब पता है कि आपका ईआईपी जाएगा कहाँ पर वापिस, ईएसपी के पास, आपका ईआईपी ईएसपी के पास आएगा। तो आपको यहाँ पर कोई एक वैलिड एड्रेस ढूंढना पड़ेगा कि मुझे मेरा पेलोड कहाँ भेजना है। आपको इस ईएसपी का जो साइज है 50 कैरेक्टर्स का साइज मान लो अभी के लिए, उस 50 कैरेक्टर साइज के लिए डिफरेंट पॉइंटर्स होंगे वहां पर, राइट। आपको वहां पर कोई एक वैलिड पॉइंटर ढूंढना पड़ेगा ईएसपी के अंदर। और पॉइंटर ढूंढने के लिए, फिर मेमोरी एड्रेस को ढूंढने के लिए आपके बेसिक एक पाइथन मॉड्यूल यूज होता है यहाँ पर, वो है सिंपल मोना मॉड्यूल। मोना मॉड्यूल कमांड आपको बेसिक आपकी डीएलएल्स की लिस्ट देती है वहां पर कि कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी एग्जीक्यूशन स्टेट में है, उनके लिए कौन कौन सी डीएलएल फाइल्स मेरे पास अभी हैं रनिंग स्टेट में, जो कि मेमोरी में लोडेड है अभी के लिए, राइट। तो मोना मॉड्यूल आपको उन सभी डीएलएल फाइल्स की एक लिस्ट देता है यहाँ पर। डी आपका मोना मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट डिबगर्स के साथ में नहीं आता, आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। वन मोर थिंग, इंपोर्ट करने के लिए सिंपल गूगल सर्च कर लो मोना मॉड्यूल्स के लिए, आपको वहां पर उसकी पाइथन फाइल्स मिल जाएंगी। मोना मॉड्यूल्स आज ऑफिशियल के साथ कोड लाइन गिटहब की रेपोजिटरी है, इसे कर लो क्लोन। और आपको इसे एक पर्टिकुलर फोल्डर पीवाई कमांड्स के अंदर पेस्ट करना होता है। आपका ये पीवाई कमांड फोल्डर, दिस वन, ये पीवाई कमांड फोल्डर आपको यहाँ मिलेगा। लाइक आ जाओ दिस पीसी, लोकल ड्राइव सी, प्रोग्राम फाइल्स x86, इम्यूनिटी कॉर्पोरेशन, डीबगर, यहाँ पर फोल्डर आपका पीवाई कमांड्स। आपको आपकी मोना डॉट पीवाई फाइल, ये पीवाई पाइथन कमांड, राइट, आपको ये फाइल यहाँ पेस्ट करनी है इस पर्टिकुलर पीवाई फोल्डर के अंदर, राइट। अब आप जब ये फाइल यहाँ पेस्ट कर दोगे उसके बाद ही आपका ये प्रॉपर कमांड काम करेगी, मोना मॉड्यूल्स, राइट। एंटर प्रेस करते हैं, मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर लिस्ट मिलेगी डिफरेंट डीएलएल फाइल्स के लिए। मुझे यहाँ पर डीएलएल फाइल्स के नाम दिख रहे हैं प्रॉपर, उनके बेस, उनके टॉप एड्रेसेस भी देख रहे हैं, राइट, कि इस डीएलएल फाइल के लिए डिफरेंट पॉइंटर्स काम करते हैं। उनका जो बेस एड्रेस है वो ये है, जो टॉप एड्रेस है वो ये है। लेकिन अभी भी मुझे एक प्रॉपर रेंज मिली है, एक एक्यूरेट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिला, मुझे अभी भी एक एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिला मेमोरी का अभी भी, राइट। उस मेमोरी के एग्जैक्ट एड्रेस के लिए आपको यहाँ पर कोई एक ऐसी डीएलएल ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए आपका सेफ एसईएच फॉल्स हो और आपका एएसएलआर भी फॉल्स हो। फॉल्स ढूंढने का पॉइंट क्या है, आपका अगर सेफ एसईएच और आपका एएसएलआर दोनों ही ऑन होंगे, दोनों ही ट्रू होंगे वहां पर, उस टाइम पे आपके पॉइंटर्स की मेमोरी एड्रेस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, राइट। अगर यहाँ पे सेफ एसईएच और एएसएलआर दोनों ही ट्रू होंगे तो वहां पर आपका मेमोरी का एड्रेस के जो पॉइंटर है, आपका पॉइंटर का जो एड्रेस है प्रॉपर मेमोरी एड्रेस, वो एड्रेस आपका चेंज होता रहता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा एड्रेस बार बार चेंज हो, मुझे एक फिक्स एड्रेस चाहिए, राइट। उस चीज के लिए आपको एक ऐसी डीएलएल फाइल ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपके प्रोग्राम से ही हो, आपके सॉफ्टवेयर से ही हो, और उसके लिए आपका एएसएलआर और सेफ एसईएच दोनों ही फॉल्स हो, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक बेसिक डीएलएल फाइल मिली विद द नेम qt5core.dll, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पर एड्रेस की प्रॉपर रेंज मिली है, लेकिन मुझे चाहिए एक्यूरेट एग्जैक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। उसके लिए आपकी बेसिक कमांड है यहाँ पर मोना मॉड्यूल्स को रिमूव कर दो, यहाँ कर लो फाइंड -s के साथ। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर असेंबली कोड को सर्च करूंगा, दैट वाज योर /x/ff/xe4। आपके पर्टिकुलर हेक्स कोड है आपका एक पर्टिकुलर असेंबली कमांड के लिए, वो असेंबली कमांड है जंप esp, राइट। आपकी पर्टिकुलर कमांड आपको इस स्पेसिफिक एड्रेस पे लेके आती है esp के ऊपर।
और मुझे वहीं से पॉइंटर्स की लोकेशन मिलेगी, राइट। तो मुझे बस इस पर्टिकुलर असेंबली कमांड के लिए सर्च करना है /xff/x e4 और ये उस कमांड के लिए हेक्स कोड है /xff/x e4। ये हेक्स कोड है आपका JMP ESP के लिए, राइट। मैं भी दिखाऊंगा आपको अगेन। इसके बाद इस हेक्स वैल्यू के बाद आपको सिंपल सर्च करना है -m के लिए। -m में आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर DLL फाइल का नाम देना है कि मुझे इस पर्टिकुलर DLL फाइल के जो भी पॉइंटर्स हैं मुझे वो चाहिए सारे के सारे। यहाँ पर सिंपल DLL का फाइल का नाम दे दो। फाइल का नाम क्या है? qt5 core.dll। अगर आपको स्पेसिफिकली अपर केस लोअर केस का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर फाइल के नाम के साथ, तो qt5 core.dll, राइट। यही नाम है मेरे पास qt5 core.dll और कर दो यहाँ पर एंटर प्रेस। आपको यहाँ रिस्पॉन्स में ये कह रहे हैं टोटल 55 पॉइंटर्स मिले मुझे वहां पर, ठीक है। 55 में से सिर्फ 20 पॉइंटर्स आपको लिस्ट आउट करता है बाय डिफॉल्ट ये। आप अगर बाकी लिस्ट आउट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले हैं इस बार। यू कैन वेरीफाई। इस बार मुझे सही एक्यूरेट एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेसेस मिले हैं। उनमें से एक एड्रेस है 68A98A7B। आप इनमें से कोई भी एड्रेस यूज करो, सभी सेम तरीके से काम करेंगे। सब में आपका ASLR और सेफ SEH फॉल्स है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एड्रेस के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर एक कमांड दिखेगी JMP ESP। ये रिटर्न 14 के लिए है, तो ये एड्रेस मेरा काम नहीं करेगा। अगेन ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कोई और एड्रेस ढूंढते हैं। इस सेकंड वन को टेस्ट कर लेते हैं। ये लो 68BAD56A, इसे कर लो ओपन। मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेरा कोड, असेंबली कोड JMP ESP। मैंने उसको मिस कर दिया शायद कहीं पर, सॉरी मैंने इसको मिस कर दिया। अगेन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मुझे ये। यहाँ दोबारा डबल क्लिक कर लो। ये मेरा एड्रेस था 68BAD568। डबल क्लिक और मैं आ गया यहाँ पर स्पेसिफिक एड्रेस पर 68BAD568। मुझे यहाँ पर प्रॉपर असेंबली कोड दिख रहा है JMP ESP, राइट। और मुझे यही चाहिए, राइट। आपको ये एड्रेस ध्यान में रखना है बस 68BAD568। आ जाओ वापिस प्रोग्राम्स के ऊपर। अब मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल कॉपी कमांड यूज कर लो, कॉपी बैड कैरेक्टर्स डॉट py, बट विद द नेम मैं इस बार यहाँ पे यूज करूंगा पेलोड के लिए, पेलोड डॉट py, और कर दो एंटर प्रेस। ठीक है, एक फाइल कॉपी हो गई। उसे कर लो ओपन, नोटपैड के साथ ओपन कर लेते हैं सिंपल, या फिर अगेन आप यहाँ ओपन कर लो, सेम ही चीजें हैं वो, राइट। अभी के लिए चलते हैं वापस बफर के अंदर। यहाँ मेरी फाइल है, कहाँ गया मेरा बफर फोल्डर? ये रही मेरी फाइल python.py। इसे कर लो ओपन IDLE के साथ। बैटरी क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए। ये लो, यहाँ थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, एक सेकंड ठहरो। कॉन्फ़िगर स्पेसेस हो गए, सॉरी। फॉन्ट्स 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 10 है अभी के लिए, इसे 15 कर देता हूँ, 16 ही आ जाओ। ओके, अब बेहतर है। अगेन अब आपको आपका जो पेलोड है वो भेजना है स्पेसिफिक एड्रेस पे 68BAD एंड 568, राइट। अब आपको पेलोड यहाँ से ही क्रिएट करना पड़ेगा अगेन, आपकी काली लिनक्स से ही। उसके लिए आपकी बेसिक ही कमांड है msfvenom-p। मुझे चाहिए विंडोज के लिए, मुझे विंडोज का एक रिवर्स कनेक्शन चाहिए। उसके लिए कोड अगेन आपका सेम रहेगा, आपको बस एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा वहां पर। हम जो बेसिक कोड लिखते हैं जनरली विंडोज के लिए, विंडोज मान लो यही लिखा है मैंने, ठीक है। उस टाइम पे मुझे फॉर्मेट की जगह यहाँ पर फॉर्मेट में एक चीज देता हूँ जनरली, मुझे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए। बट इस टाइम मैं -f में मेरा है तो किसी लैंग्वेज का नाम दूंगा, तो पाइथन यूज करूंगा मैं यहाँ पर py के साथ, या फिर मैं सिंपल सी लिखूंगा कि मुझे सी लैंग्वेज का कोड चाहिए। और मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा -a।
आर्किटेक्चर के लिए मैं लिखूँ यहाँ पर x86, राइट। और मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोड मिलेगा। आर्किटेक्चर इज कंपैटिबल विद द पेलोड। ओके, पेलोड चेंज करना पड़ेगा। हमने x64 लिया है बैकग्राउंड में, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पूरा पेलोड ही चेंज कर लेते हैं। ये लो, आपको अगर पेलोड यूज करना है कोई कमांड एग्जीक्यूट करने के, इसके लिए डिफरेंट पेलोड है। आपका पेलोड का नाम है विंडोज EXEC। आपको सिंपल CMD के साथ कमांड भी देनी पड़ती है वहां पर, राइट। तो पेलोड का नाम है EXEC। सिंपल वेरीफाई भी कर लेते हैं MSFDB के साथ। पेलोड्स के साथ भी स्पेसिफिकली हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज पेलोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन बफर ओवरफ्लो के अंदर। तो सिंपल सर्च कर लो विंडोज EXEC। मुझे यहाँ पर एक पेलोड मिल रहा है, इसके ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। ऑप्शंस, मुझे यहाँ पर CMD वेरिएबल के अंदर मेरी कमांड देनी है बस, राइट। पेलोड का नाम क्या है? विंडोज EXEC, ठीक है। इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम यहाँ पर lhost lport ऐसा कुछ नहीं यूज हो रहा। यहाँ पर एक वेरिएबल है विद द नेम CMD। इक्वल्स में मैं दूंगा यहाँ पे cmd.exe को कॉल कर लेते हैं कि मेरा कैलकुलेटर कॉल होगा वहां पर, फिर मेरा CMD कॉल होगा, राइट। अब मैं तो CLC दे दो कैलकुलेटर के लिए। आई होप CLC.exe फाइल ही है। वेरीफाई कर लेते हैं ये भी। ये लो, आ जाओ लोकल ड्राइव C, विंडोज सिस्टम 32, यहीं कहीं होना चाहिए सिस्टम 32। यहाँ सर्च कर लो CALC, ये रही फाइल का नाम, यही है CALC.exe। अगर मेरा पेलोड एग्जीक्यूट होता है तो मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ साथ क्या मिलेगा? मेरा calculator.exe। एप्लीकेशन अपने आप क्रैश हो जाएगी और मुझे वहां पर मिलेगा मेरा calculator.exe, राइट। बिकॉज एप्लीकेशन क्रैश क्यों होगी? बिकॉज आपका कर्नल यहाँ पर फ्लश होगा, तो कर्नल फ्लश होगा तो फिर एप्लीकेशन भी क्रैश होगी, राइट। उसके बाद ही मेरा पेलोड एग्जीक्यूट होगा वहां पर, एप्लीकेशन तो क्रैश होगी ही होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सिंपल पेलोड क्रिएट करना है calculator.exe के लिए। फॉर्मेट सी दिया है मैंने अभी सिंपल बेसिक C लैंग्वेज के लिए। आर्किटेक्चर मैंने दिया है x86 अगेन, और कर दो एंटर प्रेस। लेट्स सी, हमें यहाँ पर इसका हेक्स कोड मिलना चाहिए, एंड वी गॉट अवर हेक्स कोड। इससे अगेन किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ से कर लो कॉपी, कॉपी, और यहाँ कर दो फाइल के अंदर पेस्ट। यहाँ पर एक और वेरिएबल नेम यूज कर लेता हूँ विद द नेम पेलोड इक्वल्स टू, मैं डाल रहा हूँ उसको डबल कोट पे, तो ऑलरेडी है वो वैल्यूज, डबल कोट पे डालने की जरूरत नहीं है। तो पेलोड आपको यहाँ दिख गया सिंपल, राइट। दिस इज योर बेसिक पेलोड। अब मुझे यहाँ पर जंक नहीं भेजना, मुझे क्या भेजना है? मेरा पेलोड। तो इसलिए तो कमेंट कर दो, बेसिक कमेंट कर दिया मैंने पूरी जंक लाइन को, और यहाँ पर वेरिएबल को चेंज कर दिया पेलोड के साथ। बट पॉइंट क्या है? अभी भी हमने एक मिस्टेक की यहाँ पर। हमें पहले जंक भेज के इसे फ्लश करवाना पड़ेगा, इसे फ्लड करना पड़ेगा। हमें पहले जंक भेज के इसे फ्लड करना पड़ेगा, तभी आपका कर्नल इसे फ्लश करेगा और तभी हमारा पेलोड एग्जीक्यूट होगा। तो जंक तो जाएगा ही जाएगा हर बार, राइट। जंक भी भेजते हैं। अब मुझे इसके लिए ऑफसेट नहीं पता, इसका ऑफसेट मुझे पता है वैसे जनरली 1052 है, मैं टेस्ट कर चुका हूँ पहले एप्लीकेशन को। तो पहले इसके साथ साथ मैं जंक भी भेजूंगा। यहाँ पर आ जाओ वापिस जंक के अंदर, आ जाओ एंड में, और यहाँ टेस्ट कर लो फैक्टर A को विद 1052 टाइम्स, प्लस में मैं यहाँ पर भेजूंगा मेरा पेलोड, ठीक है। मैं दोनों को कंकेटिनेट किया और फिर मैं भेजूंगा मेरा जंक यहाँ से। बेसिक कर लो फाइल को सेव। अब जब मैं ये पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा, पहले मेरा 1052 कैरेक्टर्स का जंक जाएगा वहां पर, देन मेरा पेलोड जाएगा। मेरा जंक जब जाएगा तो वो ESP को फ्लड करेगा, EBP को फ्लड करेगा, और कर्नल को वो बर्दाश्त नहीं है तो दोनों को कर देगा फ्लश।
ईबीपी फ्लश, ईएसपी फ्लश। ठीक है, अब आती है हमारी ईआईपी की। अब ईआईपी पूछता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसके पास एड्रेस नहीं है। वो कहता है कि कोई भी जो इनपुट आपको मिले यूजर से उसे सिंपल एग्जीक्यूट कर दो डायरेक्टली विदाउट वैलिडेटिंग, या फिर कोई वैलिड एड्रेस आपको अगर मिलता है पॉइंटर्स के बारे में तो वहां से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इनपुट ले लो यूजर से, उससे कर दो एग्जीक्यूट विदाउट वेरिफिकेशन विदाउट वैलिडेशन। ठीक है, उस टाइम पे हम पास करेंगे अपना पेलोड, और मेरा पेलोड हो जाएगा सिंपल एग्जीक्यूट। इतना सिंपल है बस। आपको बस जंक भेजना है, कर्नल को फ्लड करवाना है सिंपल ईएसपी और ईबीपी को, उससे सिंपल फ्लश होने देना है, देन अपना पेलोड भेजना है। बट हमारे एड्रेस का क्या, हमें स्पेसिफिक एड्रेस पर भेजना है वो, राइट। तो आपको यहाँ पर एड्रेस भी देना पड़ेगा साथ साथ, तो एड्रेस भी डाल देते हैं। ये लोग एड्रेस के लिए क्या था, स्लैश एक्स, हमारा एड्रेस क्या था 68 BAD 568। एक और चीज अब यहाँ पर, आपका जो एड्रेस है, आपको यहाँ पर आपको आपका एड्रेस मिलता है x86 फॉर्मेट, सॉरी आपका x86 प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग। आपका डीबगर आपका जनरली 32 बिट आर्किटेक्चर के साथ काम करते हैं आपके डीबगर्स, राइट। तो आपको यहाँ जो एड्रेस दिख रहा है ये लिटिल एंडियन फॉर्म में है। लिटिल एंडियन फॉर्म के अंदर आपका जो एड्रेस है वो रिवर्स काम करता है, आपको रिवर्स दिखता है वहां पर, राइट। तो हमें इस एड्रेस को 68 BAD 568, यहाँ नीचे दिख रहा हूँ मैं अभी के लिए, ये मान लो यहाँ पर का एड्रेस क्या था, एड्रेस था 68 BAD 568। ये एड्रेस आपको मिलता है यहाँ पर लिटिल एंडियन की फॉर्म में, राइट। और आपको इस लिटिल एंडियन फॉर्म को वहां पर बिग एंडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। बिग एंडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए स्टेप सेम ही है। बिग एंडियन में आप बस दो के पेयर्स बना लो और उनका ऑर्डर चेंज कर लो, जो आखिर में है उसे पहले ले लो और जो पहले है उसे आखिर में ले लो, राइट। उससे आखिर में क्या है 68, अगेन 68 एज इट इज। देन क्या आता है D5, देन यहाँ क्या आएगा D5, देन क्या है B और A, यहाँ क्या आएगा B और A, देन लास्ट में क्या है 68, एंड यहाँ आएगा 68 वापस। आपको बस कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है, फिर ये मान लो इसको फ्लिप करना है 180 डिग्री के ऊपर, इसको 180 डिग्री पे फ्लिप कर दो बस। दैट वाज योर बिग एंडियन फॉर्म। ठीक है, अब मुझे ये एड्रेस बिकॉज हैक्स में मिला है, मेरा एड्रेस बिकॉज ये हैक्स में है, तो मुझे ये हैक्स में ही स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। और हैक्स के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप यहाँ पर 0x यूज करो स्टार्टिंग में स्पेसिफाई करने के लिए कि ये एक हैक्स वैल्यू है, या फिर आप सभी के स्टार्टिंग में /x ऐड करो। एक ऑप्शन ये है, आप में से कोई भी यूज करो, दोनों काम करते हैं। अगेन दोनों ही फॉर्मेट आपके हैक्स डेटा को ही डिनोट करते हैं। इसे भी के लिए ऐसे कर रहा हूँ कॉपी में, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, राइट। ये अगेन अब मेरा हैक्स डेटा है, यहाँ पर मेरा हैक्स एड्रेस है, और मेरा पेलोड स्पेसिफिक एड्रेस पर ही जाएगा, राइट। और मेरा ईआईपी भी स्पेसिफिक एड्रेस पर ही जाएगा मेरे स्पेसिफिक पेलोड के लिए। क्लियर है। अब इसे करते हैं सेव और इसे करते हैं एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे मुझे डीबगर नहीं चाहिए, डीबगर को करो क्लोज, सिंपल एप्लीकेशन को करो स्टार्ट, और पाइथन स्क्रिप्ट करो एग्जीक्यूट, राइट। और जय माता दी। आ जाओ यहाँ पर dir के साथ पहले चेक करते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं यहाँ पर। मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है payload.py, इसे करते हैं एग्जीक्यूट ./payload.py। यहाँ आपके एप्लीकेशन को होना चाहिए क्रैश, तो सी कैलकुलेटर को होना चाहिए ओपन। एप्लीकेशन तो क्रैश हो गई, बस वेट करो कैलकुलेटर के लिए, वो भी ओपन हो जाएगा आई थिंक विद इन अ सेकंड। आपको जो जनरली कोड मिलते हैं एक्सप्लोर डीबी पे वो भी सेम ही है, और वो सभी प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद ही आपको कोड मिलता है। मैं क्या वापस चलता हूँ एक्सप्लोर डीबी के साथ, एक्सप्लोर डीबी। हमें अभी तक CMD ओपन नहीं मिला है, वो भी एक पॉइंट है। यहाँ सर्च करते हैं क्लाउड मी को लेके,
अरे एप्लीकेशन थी 112 आई थिंक, इसके लिए भी कोड आपका सेम ही मिलना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने रिवर्स कनेक्शन लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट पेलोड 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 यहीं कहीं गए हैं। इन्होंने एनओपीज भी यूज किए, मैं एनओपीज की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, तो चांसेस है कि आपको एनओपीज की जरूरत पड़े। अब एनओपीज को समझो लगे हाथ, एनओपीज को भी समझ लेते हैं ये लोग। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है, राइट, अगर आपकी एप्लीकेशन में लगी है पैडिंग, पैडिंग का मतलब क्या है, आप उसे कितना भी हेक्स डेटा पास करो, वो उस हेक्स डेटा को डाइजेस्ट कर लेगा। आपका जितना भी आप उसे हेक्स वैल्यूज पास करोगे एड्रेस के लिए, वो उन सभी हेक्स वैल्यूज को डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब खा जाएगा सिंपल, वो आगे पहुंचेगा ही नहीं कर्नल तक, राइट। ताकि आपके एप्लीकेशन ताकि इस टाइप के बफर ओवरफ्लो को प्रिवेंट कर पाए, इसलिए आपके डेवलपर जनरली पैडिंग यूज करते हैं इनपुट के टाइम पे, कि अगर इनपुट में आपका हेक्स डेटा आ रहा है तो मुझे उसे डाइजेस्ट करवाना है। सिंपल, जैसे सिंपल मान लो कि मुझे उसे प्रोसेस नहीं होने देना, मेन चीज वो है, राइट। आप उसे सिंपल ड्रॉप कर दो उस डेटा को, उस इनपुट को डायरेक्टली, उसे प्रोसेस ही मत करो, उसके लिए आप पैडिंग्स यूज करते हो, उसे हम जनरली डाइजेशन बोलते हैं। तो आप सिंपल पहले वेरीफाई करो, पेलोड को एग्जीक्यूट करने से पहले सिंपल वेरीफाई करना पड़ेगा हमें कि हमारा जो डेटा है, जो हमारी जो हैक्स वैल्यूज हैं वो वहां पर जा भी रही है कि नहीं जा रही, राइट। उसके लिए एक बार थोड़ा सा अभी के लिए सिंपल रखते हैं, पेलोड को मैं कर रहा हूँ अभी के लिए कमेंट आउट, और यहाँ कर लो कमेंट आउट पेलोड वेरिएबल को, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हैं वो भी हटा देते हैं ये लोग। हम ज्यादा आगे आ गए, अब बेहतर है। तो मैंने पेलोड को सिंपल किया है कमेंट आउट, और मैं अभी के लिए बेसिक हैक्स वैल्यूज भेज रहा हूँ कि मेरा ये जो एड्रेस है ये वहां पर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि पैडिंग वहां पर लगी है या नहीं लगी है। तो पैडिंग के लिए भी टेस्ट करना पड़ेगा अगेन, राइट। पैडिंग के लिए सिंपल आप कोई भी हैक्स वैल्यूज भेज के देख लो, आपका एड्रेस ही भेज के देखना जनरली, क्योंकि अगर ये वहां पर पहुंचता है तो आपका पैडिंग वहां पर काम नहीं कर रही, और अगर आपका हैक्स वैल्यूज वहां पर नहीं पहुंचती, आपका एड्रेस वहां नहीं पहुंचता, मतलब वहां पर पैडिंग काम कर रही है, बेसिक सिंपल, राइट। तो इसे करते हैं एग्जीक्यूट एक बार के लिए अगेन डॉट स्लैश पेलोड डॉट पीवाई के साथ, एप्लीकेशन हुई पोस्ट, और मुझे यहाँ पर एड्रेस मिला है डिफरेंट, मुझे यहाँ पर एड्रेस मिला है डिफरेंट। इसका मतलब यहाँ पर वापस या तो पैडिंग लगी है, या फिर वहां पर मेरा ये स्पेसिफिक एड्रेस कॉल नहीं हो रहा। दो केस है, या तो वहां पर पैडिंग लगी है, या फिर मेरा आपका स्पेसिफिक एड्रेस कॉल नहीं हो रहा। उसको टेस्ट करने के लिए आप सिंपल स्लैश एक्स 90 भेजो। स्लैश एक्स 90 को आप बोलते हो एनओपीज, नो ऑपरेशन। मतलब क्या है, आपको जब पैडिंग फंक्शन बाईपास करना हो, लेट्स से आपने पैडिंग वहां पर सेट किया 50 कैरेक्टर्स के लिए, राइट, तो आपको वहां पर 50 एनओपीज भेजने पड़ेंगे। आपका जो डाइजेशन लेंथ, आपकी जो डाइजेशन लेंथ है पैडिंग की, आपको स्पेसिफिक लेंथ के लिए एनओपीज भी भेजने पड़ेंगे, और वो चीजें आपको अगेन हिट एंड ट्रायल से ही निकालने पड़ेंगी कि आपको कितने एनओपीज भेजने से आपका ये एड्रेस स्पेसिफिकली वहां पहुंच रहा है। आप सिंपल स्टार्ट करो एक एनओपीज से, आप देन आगे जंप करो 10 15 20 50 100 1000 पे, वो आगे आपकी चीजें हैं, आपको इसको मल्टीप्लाई करके भेजना पड़ेगा आगे। 100 से कर रहे हो 1000 से कर रहे हो, कम्प्लीटली आपकी, बट जनरली आपकी 5 10 या 20 एनओपी से बात बन जाती है, राइट। तो आपका डेवलपर जनरली एड्रेस को वहां पर जाने से रोकता है, तो एड्रेस के अंदर सिर्फ 4 हैक्स वैल्यूज ही आती हैं, राइट। तो या तो वो 4 5 तक लिमिट करते हैं पैडिंग को, या फिर 10 15 20 तक मैक्स टू मैक्स ये पैडिंग यूज करते हैं वो, राइट। तो सिंपल मैं अभी के लिए एक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी पैडिंग लगी भी है कि नहीं लगी है, पहले वो वेरीफाई कर लेते हैं। या फिर इससे पहले इसे करते हैं कमेंट आउट एक बार के लिए, इससे पहले मैं एक और अपना कोई और रैंडम कैरेक्टर भेज लेते हैं, ये लोग कैरेक्टर भी भेज रहा हूँ मैं अभी के लिए वहां पर। अगर मेरा ईआईपी के ऊपर मेरे कैरेक्टर बी पहुंचते हैं, ठीक है, मतलब
मेरे पास जो ऑफसेट आया है वो सही है, इसे वेरीफाई कर लेते हैं ऑफसेट को पहले। एक बार मैं रिवर्स जा रहा हूँ अभी थोड़ा वापस, मैं मानता हूँ। तो एक बार पहले ये ऑफसेट वेरीफाई कर लेते हैं कि ऑफसेट सही है या नहीं है, और हमारे पास ये कैरेक्टर बी वहां पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो डीबग पे आ जाओ, रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसको सिंपल। लोड हो रहा है नीचे आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, स्टेट चेंज कर लेते हैं, पॉज से रनिंग स्टेट में आ जाओ। एप्लीकेशन हो गई स्टार्ट। अब को करते हैं वेरीफाई। ठीक है, मेरा एड्रेस बिल्कुल सही है, बिकॉज EIP में मुझे वैल्यूज मिली है 42, और 42 आपकी हैश वैल्यू है कैरेक्टर बी के लिए। तो हमारा ऑफसेट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अब आ जाओ पैडिंग के ऊपर, कि हमें पैडिंग चेक करनी है, ऑफसेट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, पैडिंग के लिए सिंपल टेस्ट करते हैं /x90 के साथ। अगेन स्टेट चेंज करनी पड़ेगी मुझे, रिस्टार्ट। एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है। अब करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एड्रेस में कुछ वैल्यूज पहुंची हैं, BAD5689 लास्ट में, मतलब वो पहला हमारा स्टार्टिंग का एड्रेस वहां पर पहुंच रहा है, मतलब कोई पैडिंग वहां पर नहीं लगी है। आपके पास वहां पर कोई पैडिंग नहीं लगी है, बिकॉज मेरा /x90 भी पहुंचा है, और मेरे पास एड्रेस के 3 कैरेक्टर पहुंचे हैं, BAD5 और 68। यू कैन वेरीफाई। वहां पर BA पहुंचा है, D5 पहुंचा है, और 68 भी पहुंचा है। बाकी हमने एक कैरेक्टर पहले पहुंचा दिया था वहाँ पे /x90, तो इसको मिला के सिंपल आपके 4 हैक्स वैल्यूज वहां पहुंच गई। पहली /x90, दूसरा आपका BA, फिर D5 और फिर 68। तो वहाँ पर पैडिंग तो नहीं लगी है फॉर श्योर। तो पैडिंग को लिए इसको कर दो रिमूव सिंपल। अब आ जाओ वापस पेलोड के ऊपर। पेलोड आपका स्पेसिफिकली ये काम करना चाहिए, अगर ये काम ना करे आपको उस टाइम पे फिर न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेलोड कहीं से उठा सकते हो आप बेशक। सिंपल चलते हैं अभी के लिए गूगल के पास, और पेलोड यहाँ से ले लो, लोकल बफर ओवरफ्लो के लिए कोई भी। यहाँ आ जाओ, लोकल बफर ओवरफ्लो के लिए होना चाहिए कोई ना कोई क्लाउड मी का पेलोड। लोकल बफर ओवरफ्लो ये रहा, और यहाँ से उठा लो पेलोड। अगर आपका ये पेलोड भी आपका सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ही है, बट यहाँ पर इन्होंने रिवर्स कनेक्शन के लिए लिया है। ओके, दूसरा ढूंढते हैं कोई। मैं चाहिए सिंपल कैलकुलेटेड और exe फाइल के लिए पेलोड। हमने जो क्रिएट किया था वो काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ वो। तो मैंने जो पेलोड क्रिएट किया था वो काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो उसे हुआ क्या है। बट अगेन यहाँ ढूंढ लेते हैं, बात बराबर ही है। तो शेल कोड, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर डॉट exe के लिए ही है, विंडोज 7 सर्विस पैक 1। ट्राई कर लेते हैं, ये काम करना चाहिए बिल्कुल। तो कर लो यहाँ से कॉपी, और यहाँ डाल दो पेलोड के अंदर। तो जो वेरिएबल था पेलोड, उसके अंदर आपको सेव करना पड़ेगा ये। तो अगेन एक और ले रहा हूँ मैं, पेलोड इक्वल्स टू दिस वन, ताकि मैं इसको अलग रख पाऊँ और जो मेरा एक्चुअल था उसे मैं अलग रख पाऊँ। इसलिए मैंने एक अलग वेरिएबल लिया है यहाँ पर। एड्रेस के साथ मुझे भेजना है मेरा पेलोड। सेव, एग्जीक्यूशन स्टेट चेंज करते हैं। इस बार तो जरूरत है नहीं हमें डिबगर की, खैर इस बार डिबगर की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्लाउड मी को ओपन कर लो बस, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है हमें डायरेक्टली। ओके, एक और स्ट्रिंग की एरर है वहां पर कहीं, ये यहाँ पर डबल कोट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। क्लाउड में एप्लीकेशन क्लोज तो हो गई, बट लेट्स वेट फॉर द CMD कि वो ओपन होगा या नहीं होगा। कंप्यूटर काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? काम तो कर रहा है।
क्या हो रखा है मशीन को, कोई प्रैक्टिकल तो सही है। ये बात, अब देखो, बिल्कुल तुम्हारे सामने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। जो हमारा पुराना पेलोड था, अब ये पुराना पेलोड काम कर रहा है, जो नया ट्राई किया था वो काम नहीं कर रहा, और पहले ये पुराने वाला काम नहीं कर रहा था। तो ये केसेस भी बनते हैं भाई लोग, कि आप जो पेलोड ट्राई करते हो वो एक बार काम ना करे, दूसरी बार काम करे, तो वो केस भी बनता है। मैंने एक्स्ट्रा भी कोई पेलोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, पुराना पेलोड ही है मेरे पास, ये रहा। इसे बस दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ मैं अगर सीएमडी के साथ। ये मेरा सीएमडी रहा, इस पता कर लो, ये मेरा सीएमडी है। मेरा पुराना पेलोड काम कर रहा है अब की बार, लेकिन जो नया पेलोड था वो काम नहीं कर रहा। तो मुझे स्टार्टिंग में इसे एग्जीक्यूट किया तब ये नया पेलोड काम नहीं कर रहा था। तो ये केसेस भी बनते हैं, 2-3 बार ट्राई कर लेना चीज़ों को लेके। सकता है एक बार काम ना करे, दूसरी बार काम करे, तीसरी बार काम करे, तो वो केस भी बनता है बफर ओवरफ्लो के अंदर। अगेन दिस इज बेसिक बफर ओवरफ्लो, हमने सिंपल, हमारे स्टेप्स अभी भी सेम ही हैं, आपके सभी एप्लीकेशंस के अंदर आपके स्टेप्स सेम ही रहेंगे। आपको बस पहले ESP प्लस EBP का ऑफसेट आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर ऑफसेट क्या है, ठीक है। देन आपको वहाँ पर ESP के अंदर से कोई एक पॉइंटर का कोई एक वैलिड एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, कि कोई एक वैलिड एड्रेस मिले मुझे, फिर कोई एक मुझे पॉइंटर मिले जो कि उसके अंदर सिंपल कमांड लिखी हो, जंप ESP। आपको एक ऐसी कमांड ढूंढनी पड़ेगी जो कि अगेन वापस रिवर्ट बैक लेके आए, आपकी जो प्रोग्राम है उसको दोबारा आपके ESP के ऊपर कॉल बैक करती हो। आपको वो सिंपल असेंबली कमांड ढूंढनी है। असेंबली कमांड आपकी होती है जंप ESP, JMP ESP। उसका हेक्स कोड है आपका /x FF/x ठीक है। आपको इस हेक्स वैल्यूज के लिए सर्च करना है। आपको वहाँ पर प्रॉपर एड्रेस मिलेगा पॉइंटर्स के लिए। उस एड्रेस को रिवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो आपको लिटिल इंडियन में मिलेगा, सिंपल बिग एंडियन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद उसे पास करो जंक के साथ, और आपका पेलोड पास कर दो। बेसिक, दिस इज योर बेसिक बफर ओवरफ्लो। अगेन आपके डिफरेंट स्टेप्स वहाँ पर फॉलो होते हैं। स्टार्टिंग वीडियो स्पाइकिंग और फजिंग से स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप सिंपल 1 बाय 1 कमांड्स को टेस्ट करते हो कि आपकी कमांड्स वहाँ पर एप्लीकेशन को क्रैश कर रही है नहीं कर रही है, डिफरेंट वेरिएबल इनपुट लेंथ के लिए, ठीक है। आपकी इनपुट लेंथ वहाँ पर वेरी करती है। अगेन अब मान लो कोई एक फंक्शन वहाँ पे क्रैश कर रहा था, ठीक है। उस फंक्शन को उस फंक्शन को यूज करके आपको वहाँ पर आपका एग्जैक्ट ऑफसेट निकालना पड़ेगा, कि आपका ऑफसेट क्या है वहाँ पर। आपने ऑफसेट निकाल लिया, मान लो मिला 2002, या फिर मान लो अभी के लिए मिला 1052, जो कि क्लाउड मी के लिए काम करता है अगेन आपका, ठीक है। आपको ऑफसेट मिल गया। इसके बाद आप निकालो वहां पर कोई एक पॉइंटर, जो कि अगेन पॉइंट कर रहा हो आपका जंप ESP को, ठीक है। आपको पॉइंटर का एड्रेस मिल गया। फिर ये यहाँ ले लो, ठीक है। मैं स्टेप्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लो प्रॉपर स्टार्टिंग में, वो बेहतर रहेगा। स्टेप स्टेप स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, गो फॉर फर्जिंग और स्पाइकिंग, स्पाइकिंग और फजिंग। अगर लोकल बफर ओवरफ्लो है तो चांसेस है कि आपका सिंपल फजिंग काम करे, बस स्पाइकिंग काम ना भी करे, तो ये ऑप्शन भी है। आपको दोनों में से कोई एक तो काम करेगा ही, ठीक है। आफ्टर फजिंग और स्पाइकिंग अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश होती है कहीं पर भी, देन जाओ ऑफसेट के लिए। आपको ऑफसेट निकालना है। ऑफसेट निकालने के बाद आता है सिंपल आपका बैड कैरेक्टर्स को लेके, वो भी एक केस है, बैड कैरेक्टर्स, राइट। आपको अगर कोई बैड कैरेक्टर मिलता है, अगेन कोई भी मिले, ठीक है, तो बैड कैरेक्टर्स के लिए आप जो पेलोड क्रिएट करोगे यहाँ पर काली के थ्रू, उससे हमें अपने स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास बैड कैरेक्टर्स हैं ये वैल्यूज /x00 मान लो,
या फिर /x05 मान लो, /xff मान लो। आपको यहाँ पर बैठ के कैरेक्टर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। उस टाइम पे आपके जो कैरेक्टर आपको अभी यहाँ दिख रहे हैं 00, ये आपको ये कैरेक्टर्स पेलोड के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं अब इसे करता हूँ एग्जीक्यूट, तो इस केस में मुझे ये कैरेक्टर्स यहाँ मेरे पेलोड के अंदर नहीं दिखेंगे। इस पूरे पेलोड, इस पूरे हेक्स वैल्यूज के अंदर अब की बार यहाँ पर आपके ये कैरेक्टर्स नहीं है 00, 05 और FF, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर बैठ एक बार मिलते हैं तो उन्हें सिंपल रिमूव करो पेलोड से। अब पेलोड को भेजने के लिए आपको वहाँ पर एक प्रॉपर पर्टिकुलर एड्रेस ढूंढना है, आपको पॉइंटर एड्रेस ढूंढना पड़ेगा वहाँ पर प्रॉपर। तो पॉइंटर कहाँ पॉइंट करता हो आपका, स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज JMP ESP, आपके स्पेसिफिक एड्रेस ढूंढना पड़ेगा जो कि इस पर्टिकुलर एड्रेस को कॉल कर रहा हो, पर्टिकुलर कमांड को कॉल कर रहा हो, JMP ESP को। ठीक है, आपको जब एड्रेस मिल जाए वहां पर, एड्रेस मिलने के बाद फिफ्थ कमांड है आपकी सिंपल, आपको वहां पर पेलोड, आपको वहां पर जंक प्लस आपका एड्रेस प्लस आपका पेलोड भेजना है वहां पर। दिस इज योर बेसिक 5 स्टेप बफर ओवरफ्लो। क्लियर है? एक बार इसको ट्राई कर लेना अपनी साइड पे। एप्लीकेशंस कोई भी उठा लो, अगेन वर्ल्ड सर्वर उठा लो, आपका सिंपल क्लाउड में उठा लो, डजेंट मैटर, आपके स्टेप्स वहां पर भी सेम है, राइट? आपके स्टेप्स दोनों जगह पे सेम ही रहेंगे, चाहे वो वर्ल्ड सर्वर के लिए हो, चाहे सिंपल क्लाउड में के लिए, चाहे कोई और एप्लीकेशन हो, वहां पर भी आपके स्टेप्स सेम ही रहेंगे। और एक और चीज, आपको जब वहां पर एड्रेस मिल जाए JMP ESP का, तो आप यहाँ पर एक स्टेप और काउंट कर सकते हो। बेशक 4.1 में लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए, यहाँ पे आपको आपका एड्रेस वेरीफाई भी करना पड़ेगा, राइट? वेरीफाई एड्रेस, वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आप सिंपल इजीली वहां पर जो भी आपके वो क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो पैडिंग है, आप सिंपल चेक कर पाओ कि वहाँ पर कोई पैडिंग लगी है या नहीं लगी है। अगर वहाँ पर पैडिंग लगी होगी तो आपका एड्रेस कभी भी नहीं पहुंचेगा वहां पर, राइट? और पैडिंग को बाईपास करने के लिए आपको वहां पर /x90 यूज करना पड़ेगा, जो कि अगेन आपकी हैक्स वैल्यू है NOPs के लिए। तो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका अगेन वहां पर, राइट? फिर बेसिक आपके 5 स्टेप्स ही फॉलो होते हैं बफर ओवरफ्लो के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्पाइकिंग और फजिंग, देन ऑफसेट आइडेंटिफिकेशन, देन योर बैड गेट आइडेंटिफिकेशन, देन योर पॉइंटर। आपको सिंपल वहाँ पे एड्रेस निकालना है किसी पॉइंटर का, वैलिड पॉइंटर का, जो कि इस पर्टिकुलर कमांड को पॉइंट कर रहा हो, JMP ESP। आपको एड्रेस वेरीफाई करना है वहां पर और फिर आपका पेलोड भेज देना है डायरेक्टली। बेसिक सिंपल, दिस इज योर बफर ओवरफ्लो, राइट?